Hi, welcome to the new session. So in this session we are going to discuss about game theory. Okay, so what is happening behind game theory? So game theory is basically we are playing a game and generally two players are playing the game. ठीक है, so generally दो player खेल रहे होते हैं गेम and हमें ना जल्दी से जल्दी प्रेडिक्ट करना होता है कि कौन सा प्लेयर जीतेगा. हम कुछ ना कुछ मैथ्स लगा रहे होंगे पीछे एंड उससे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कौन सा प्लेयर जीतेगा विदाउट प्लेइंग द गेम. विदाउट प्लेइंग द गेम हमने कुछ ना कुछ लॉजिक लगाएंगे, कुछ ना कुछ सोच पाएंगे कि कौन सा प्लेयर जीतेगा, है ना. ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे यूज हो पाते हैं गेम थ्योरी के, है ना. गेम थ्योरी टफ क्यों होता है? गेम थ्योरी बेसिकली ये होता है कि कुछ ना कुछ हिडन ऑब्जर्वेशन के बारे में सोचना पड़ता है, कुछ ना कुछ हाइड होता है जिसको थोड़ा सा दिमाग तेज लगा के हमें सोचना पड़ता है. अच्छा इसलिए हो रहा होगा, है ना. हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे सो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज क्यों हो रही होगी. सो उसके पीछे, हर चीज के पीछे मैथ्स होती है. वो अगर मैथ्स समझ में आ जाएगी तो सारी चीजें इजी लगने लग जाएंगी. ओके, सो जनरली हम लोग जो गेम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं वो कॉम्बिनेटोरियल गेम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं. ठीक है, सो जनरली ऐसा गेम होना चाहिए जो कभी ना कभी एंड हो, है ना. एक लूप में ना फंसे. जैसे चेस का गेम है, हो सकता है ऐसी चीज आ जाए कि एंड ही नहीं हो जा रहा, चलते जा रहा है. तो ऐसे ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो चेस में भी कुछ ना कुछ करके हम लोग ऐसी स्टेज ला सकते हैं कि कभी ना कभी गेम एंड होगा ही होगा. अगर गेम एंड हो रहा है तो उस पर हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कौन सा प्लेयर जीत सकता है ना. तो जनरली हम कॉम्बिनेटोरियल गेम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं. ओके, अब कॉम्बिनेटोरियल थ्योरी में हम लोग ना दो टाइप के गेम्स के बारे में पढ़ सकते हैं. एक होते हैं इम्पार्शियल गेम्स एंड एक होते हैं पार्टीशन गेम्स. सो व्हाट आर इम्पार्शियल गेम्स? इम्पार्शियल गेम्स इज बेसिकली जिसमें अगर दो प्लेयर खेल रहे हैं तो दोनों के दोनों सिमिलर टाइप ऑफ मूव्स ले रहे हैं, है ना. ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यार ये प्लेयर यही मूव ले सकता है, ये प्लेयर यही मूव ले सकता है. सो ऐसा नहीं है. सो जैसे गेम ऑफ निम है, हम बहुत सारी डिस्कशन करेंगे गेम ऑफ निम पे. तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी पाइल्स है मेरे पास, है ना. इसमें कुछ 3 स्टोन्स हैं, 2 हैं, 5 हैं, इसमें 8 हैं. मैं किसी भी पाइल में से कितने भी नंबर ऑफ स्टोन्स रिमूव कर सकता हूं एंड आखिरी में वो हार जाएगा जो कुछ रिमूव नहीं कर पाएगा. तो दिस इज द पर्टिकुलर गेम ऑफ नेम कि मैं ये मेरे पास डिफरेंट पाइल्स हैं, किसी भी पाइल में से मैं कितने भी नंबर ऑफ स्टोन्स एट वन टाइम में रिमूव कर सकता हूं. फिर दूसरे प्लेयर को चांस मिलेगी, फिर ऐसे ऑल्टरनेट चलता रहेगा. आखिरी में ऐसी कोई स्टेज आएगी कि कोई प्लेयर कोई मूव नहीं चल पा रहा, बेसिकली सारी पाइल्स खाली हो गई हैं. तो जिसके पास ऐसी स्टेज आएगी वो हार जाएगा, है ना. सो ऐसे गेम में क्या है, सबके पास सिमिलर टाइप ऑफ मूव है. यार मैं किसी भी पाइल में से कितने भी नंबर ऑफ स्टोन्स रिमूव कर सकता हूं. तो जब प्लेयर 1 चल रहा है वो भी ऐसे सोच रहा है, प्लेयर 2 चल रहा है तो वो भी ऐसे सोच रहा है ना. सो कोई पार्शियलिटी नहीं है. बट वेन इन अनदर केस पार्टीशन गेम्स, तो इसमें ना पार्शियलिटी होती है. कैसे होती है? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज चेस. चेस के केस में क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट है प्लेयर्स. सो ब्लैक वाला प्लेयर जो है वो ब्लैक के कॉरस्पॉन्डिंग ही मूव चलेगा. सो अगर उसे हॉर्स चलना है तो ब्लैक वाले ही चल सकता है वो. अगर उसे एलिफेंट चलना है तो वो ब्लैक वाले चल सकता है. पॉन चलना है तो ब्लैक वाले चल सकता है. किंग चलना है तो ब्लैक वाले चल सकते हैं. ऐसे व्हाइट वाला है, व्हाइट वाले की टर्न आई तो वो ब्लैक वालों को छेड़ नहीं सकता. वो क्या कर सकता है, वो व्हाइट वाले ही बेसिकली एलिमेंट्स यूज कर सकता है ना. सो व्हाइट वाला हॉर्स, व्हाइट वाला एलिफेंट, व्हाइट वाला क्वीन, व्हाइट वाले, तो व्हाइट वाले ही चीजें कर सकता है. तो ऐसे गेम्स को हम कहते हैं पार्टीशन गेम्स. सो जनरली गेम थ्योरी में हम लोग इम्पार्शियल गेम्स पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं बिकॉज इनको ज्यादा सोचना इजी होता है. जो हम थ्योरम्स वगैरह पढ़ेंगे वो इम्पार्शियल गेम्स में बहुत अच्छी तरीके से लग पाती है ना. सो जनरली हम लोग डिस्कशन इम्पार्शियल गेम्स की कर रहे होते हैं. पार्टीशन गेम्स में भी यूज हो पाती है बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग इतने क्वेश्चन आते नहीं है. इम्पार्शियल गेम्स में एक्चुअली मैथ सोची जा सकती है काफी सही लेवल तक. ठीक है, सो इस पे हम डिस्कशन करेंगे काफी इम्पार्शियल गेम्स पे एंड यही हमारा गेम थ्योरी का पार्ट है. दिस इज एक्चुअली व्हाट गेम थ्योरी इज. हमें मैथ्स लगानी होती है गेम खेलते हुए. ओके, थैंक यू. Hi, so in this session I want to talk about a game that is game of NIM. Okay, so उसको थोड़ा सा देखते हैं क्या है वो गेम एंड उसके पीछे देखते हैं कि गेम थ्योरी क्या कहती है उसके बारे में. ओके, सो गेम ऑफ नेम हमने प्रीवियस सेक्शन में भी देखा था थोड़ा सा. सो गेम ऑफ नेम इज नथिंग बट यू आर गिवन अ नंबर ऑफ पाइल्स. बहुत सारी पाइल्स गिवन है जिसमें बहुत सारे स्टोन्स हो सकते हैं. सो यहाँ पर 3 स्टोन है, यहाँ 4 स्टोन है, यहाँ 5 स्टोन है, यहाँ 8 स्टोन है, ऐसा कुछ है. एंड एक तुम्हारे पास प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 है. पहले प्लेयर 1 चलता है. सो अगर प्लेयर 1 पहले चल रहा है सो यू वांट टू प्रेडिक्ट द विनर. कैसे गेम चलता है,
प्लेयर वन किसी भी पाइल में से कितने भी नंबर ऑफ स्टोन्स हटा सकता है, ठीक है। सो पहली बारी अगर वो चल रहा है तो अगर उसने ये वाली पाइल ली तो वो बोल सकता है अगर इसमें से मेरे लिए 2 स्टोन्स हटा दो, ऐसे बोल सकता है। तो इसकी स्टेज हो जाएगी 3 2 5 8, ऐसा कुछ हो जाएगा प्लेयर 2 यहां पर। सो अब प्लेयर 2 क्या बोल सकते हैं, अगेन वही कि यार इनमें से जोन सी पाइल्स हैं इस वाली पाइल में से 2 हटा दो, ऐसा कुछ वो कुछ भी कर सकता है ना। ही कैन रिमूव एनी नंबर ऑफ पाइल्स। सो अब तुम्हें बताना है कि ऐसे करते करते अगर वो गेम खेल रहे हैं तो एंड में विनर कौन होगा। इन द एंड हु विल बी द विनर, कौन होगा विनर। क्या हमेशा प्लेयर 1 होगा, क्या हमेशा प्लेयर 2 होगा। ठीक है, चलो एक बारी खेल के देखते हैं, छोटे एग्जांपल के लिए एक बारी खेल के देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स से मैंने 3 नंबर ऑफ पाइल्स ले ली, 3 4 है, इसमें 5 है, प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है। मान लो प्लेयर 1 ने बोला यार सेकंड पाइल में से ना चारों की चारों स्टोन्स हटा दे। ठीक है, ये 3 हुई, ये 5 हुई, प्लेयर 1 प्लेयर 2, ऐसे कुछ हुआ। अब प्लेयर 2 ने बोला यार इस 3 वाले में से एक हटा दे, हैं। सो इसमें कितनी हुई 2, इसमें कितनी हुई 5। ओके, सो अब प्लेयर 1 के पास चांस थी, प्लेयर 1 ने बोला यार यहां से 2 हटा दे। अगर प्लेयर 1 ने ये बोला 2 हटा दे तो यहां से ये 5 रह गई, प्लेयर 1 प्लेयर 2, एंड आई थिंक प्लेयर 2 बोलेगा यहां से 5 हटा दे। तो प्लेयर 1 के पास कौन सी स्टेज आ जाएगी, यार कोई पाइल में से कोई स्टोन नहीं रिमूव कर सकता, तो मैं तो हार गया। तो जब भी ऐसी स्टेज आती है कि यार मैं किसी भी पाइल में से कोई सी भी स्टोन नहीं कर सकता तो वाला प्लेयर हार जाता है। तो ऐसी स्टेज के बाद प्लेयर 2 बोलेगा 5 के 5 हटा दे, प्लेयर 1 के पास चांस आएगी और कोई पाइल नहीं बचेगा विद नो स्टोन्स, सब में 0 स्टोन्स होंगी, तो प्लेयर 1 हार जाएगा। क्या प्लेयर 1 हमेशा हारेगा, लेट्स सी। सो लेट्स अगेन प्ले। 3 है, 4 है, 5 है, प्लेयर 1 प्लेयर 2। प्लेयर 1 ने बोला 3 हटा दो, ये वाले 3 में से 3 हटा दो। प्लेयर 2 के पास चांस आई 4 5, प्लेयर 2 ने बोला ये 5 की 5 हटा दो, 4, प्लेयर 1, प्लेयर 1 ने बोला ये 4 की 4 हटा दो। प्लेयर 2 के पास स्टेज आ गई विद नो पाइल्स जिसपे कोई स्टोन हो, सो वो खाली हो गया, तो प्लेयर 2 हार गया। तो कभी भी कोई हार सकता है, कभी भी कोई जीत सकता है। बट व्हाट गेम थ्योरी सेज कि तुम इसको पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन जीतेगा। बहुत अच्छी तरीके से खेलेंगे दोनों, बहुत गेम थ्योरी लगा के खेलेंगे दोनों, एंड यू विल बी गारंटीड कि विनर कौन होगा। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए गेम थ्योरी क्या कहती है कि अगर ये गेम ऑफ निम है तो एक निम सम निकाल लो। व्हाट इज अ निम सम? निम सम मींस जो तुम्हारी पाइल्स पड़ी हुई है ना, अगर इसमें पड़ी हुई है 3 4 एंड 5, तो इनका क्यूमुलेटिव जोर ले लो, जितने भी नंबर ऑफ स्टोन्स पड़े हुए हैं हर एक पाइल में। सो व्हाट इट सेज इज 3 जोर 4 जोर 5 ले लो, क्यूमुलेटिव जोर ले लो हर एक पाइल का, हर एक पाइल का क्यूमुलेटिव जोर ले लो, एंड उसकी वैल्यू अगर यहां पर इनिशियल स्टेज है प्लेयर 1 है प्लेयर 2 है, अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो कुछ हो सकता है, नॉन 0 आती है तो कुछ हो सकता है। बट व्हाट निम्सम इज क्यूमुलेटिव जोर ऑफ द पाइल्स, पाइल्स पे जितने भी नंबर ऑफ स्टोन्स हैं उनका क्यूमुलेटिव जोर ले लिया। नाउ व्हाट गेम थ्योरी सेज फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एक थ्योरम है, व्हाट दैट सेज इज, वो कहती है अगर निम्सम इनिशियल स्टेज पे निम्सम की जो वैल्यू है अगर वो इक्वल टू 0 आ रही है एंड प्लेयर 1 और प्लेयर 2 दोनों के दोनों ऑप्टिमली खेल रहे हैं तो पक्का प्लेयर 1 विल लूज। अगर निम्सम की वैल्यू 0 आ रही है इनिशियल स्टेज में, तुमने क्यूमुलेटिव जोर निकाला जितने भी पाइल्स में स्टोन्स पड़ी हुई हैं एंड उनका निम्सम 0 आ रहा है, सो प्लेयर 1 विल ऑलवेज लूज। अगर निम्सम नॉन 0 आ रहा है तो प्लेयर 1 विल ऑलवेज विन। दैट्स द कंडीशन। तुम्हें गेम खेलने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो दिस थ्योरम कि मैंने निम्सम निकाला इनिशियल स्टेज पे, अगर वो 0 आ रहा है तो प्लेयर 1 हारेगा, अगर वो नॉन 0 आ रहा है तो प्लेयर 1 जीतेगा, ऑन द कंडीशन दैट प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 बोथ प्ले ऑप्टिमली।
दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन। दोनों के दोनों तमीज से खेल रहे हैं, अकल से खेल रहे हैं, ठीक है। बोथ प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 प्ले ऑप्टिमली। तो अगर ऑप्टिमली खेल रहे हैं तो पहले से ही पता है हमें कौन विनर होगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रूफ या इंट्यूशन बिहाइंड दिस, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी ये समझ में आना चाहिए कि गेम थ्योरी क्या कहती है फॉर गेम ऑफ निम, ठीक है। यू कैन प्रेडिक्ट द विनर इनिशियली। कैसे? निम सम निकालो, 0 आता है तो प्लेयर 1 हारेगा एंड नॉन 0 आता है तो प्लेयर 1 जीतेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे है। थैंक यू। हाय, सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रूफ ऑफ द निम फॉर्मूला। सो हमने पढ़ लिया था कि निम फॉर्मूला क्या कहता था। सो इट सिंपली सेज इफ वी हैव टू प्लेयर्स ए एंड बी, हमारे पास दो प्लेयर्स हैं एंड हमारे पास बहुत सारी पाइल्स हैं जिसमें से हम स्टोन्स रिमूव कर सकते हैं। उसमें जितने नंबर ऑफ स्टोन्स हैं, अगर S1 है, S2 है, S3 है, इनका मैं क्यूमुलेटिव जोर कर दूं, अगर वो 0 बन जाता है एंड फर्स्ट चांस ए की है तो ए हार जाएगा। अगर वो क्यूमुलेटिव जोर नॉन जीरो रहता है तो ए पक्का जीतेगा। दैट इज अ स्ट्रैटेजी दे आर फॉलोइंग एंड दैट इज अ प्रूफ। अब हमें ये नहीं पता ऐसा कैसे हो रहा है, लेट्स सी द प्रूफ बिहाइंड दैट, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि ऐसा क्या बोल रहे हैं हम, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नॉन जीरो होगा तो पक्का ए जीत जाएगा एंड अगर 0 होगा तो ए पक्का हार जाएगा, ठीक है। सो हम क्या चाह रहे हैं, हम एक स्टेज से, कोई एक नॉन जीरो स्टेज था, अगर हमने किसी तरह दूसरे प्लेयर पे, जब वो गया, ये ए प्लेयर था उसके पास नॉन जीरो था, वो बी पे गया, वहां पर जाके उसने क्या करा, 0 करके भेज दिया। अब बी वापस अगर ए को डॉर जो है वो नॉन जीरो करके ही भेज पाएगा तो बेसिकली बी जीत नहीं पाएगा, बिकॉज इन द एंड व्हाट वी वांट कि ए को अगर जीतना है तो लास्ट में ए बी को 0 करके भेज रहा हूं। बेसिकली पूरे जब एक एक करके सारे रिड्यूस हो जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ थे, यहाँ पर कुछ थे, एक एक करके मतलब कुछ कुछ स्टोन्स रिमूव करे जा रहे हैं किसी भी पाइल में से, तो इफेक्टिवली रिड्यूस तो हो ही जा रहा है। आखिरी में ए चाहता है मैं यहाँ पर बी को ऐसे भेजूं सच दैट यहाँ पर जोर 0 बन रहा हूँ। जोर 0 मतलब बेसिकली पाइल सी 0 हो गई हूँ इन द एंड, ऐसा कुछ कर करके रिड्यूस हो के 0 बन गई हो, तो बी के पास जब पहुंचे तो सारी पाइल्स खत्म हो जाए तो उनका भी क्यूमुलेटिव जोर 0 होगा। दैट इज द इंट्यूशन बिहाइंड दैट, ठीक है। सो ऐसा क्या कर रहे हैं हम, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 0 होगा तो नॉन जीरो ही कर पाएगा, ऐसा क्यों है? बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी का क्यूमुलेटिव जोर, अगर बहुत सारी पाइल्स हैं, 0 बन रहा है, लेट्स से ये ABC पाइल्स हैं एंड इसमें ए नंबर ऑफ स्टोन्स है, बी नंबर ऑफ स्टोन्स है एंड स्मॉल सी नंबर ऑफ स्टोन्स है, सब में इसमें 0 जोर बन रहा है। अब बी को ए को कुछ ट्रांसफर करना है, यहां पर कुछ नंबर ऑफ पाइल्स हैं, उनकी बाइनरी फॉर्मेशन है 1 0 1 0 0, यहां पर कुछ है 0 1 1 0 0, ऐसा कुछ इन सबका करके यहाँ क्यूमुलेटिव जोर 0 बन रहा है। अब अगर बी इसको कुछ पाइल्स में से कुछ स्टोन्स रिमूव करेगा, यहां पर कुछ ना कुछ किसी भी पाइल में से कुछ ना कुछ चेंज करेगा, अगर वो चेंज करेगा तो ये क्यूमुलेटिव जोर जो है ये नॉन जीरो बन जाएगा। कहीं ना कहीं टॉगल हुई है स्टेट, तो यहां पर कहीं ना कहीं 1 आ जाएगा एंड या किसी भी कोई सी भी बिट में 1 आ सकता है, तो क्यूमुलेटिव जोर जो है वो नॉन जीरो बन जाएगा एंड इफेक्टिवली ए को नॉन जीरो वाला जोर मिल जाएगा, ठीक है। सो किसी भी स्टेज पे अब अगर ए का ही शुरू में ही उसको पाइल जैसे मिलती है सच दैट क्यूमुलेटिव जोर 0 बन रहा है, सो ए के पास चॉइस नहीं है, उसको नॉन जीरो करके ही बी को भेजना पड़ेगा, तो ए पक्का हारेगा, है ना। सो लेट्स सी ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं और थोड़ा डीप में जाते हैं। सो लेट्स से अगेन ABC होती हैं 3 पाइल्स, उसमें ए नंबर ऑफ स्टोन्स है, बी नंबर ऑफ स्टोन्स है, सी नंबर ऑफ स्टोन्स है। अब अगर उनका क्यूमुलेटिव जोर नॉन जीरो बन रहा है, मान लो नॉन जीरो बन रहा है, सो नॉन जीरो बन रहा है तो इट विल बी समथिंग लाइक ऐसा कुछ बन रहा होगा। नाउ हमारे लिए हमारा एम क्या है, इस नॉन जीरो को 0 करके भेजना है। सो ये जो है, ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट है नॉन जीरो वाली, जो इनका क्यूमुलेटिव जोर में जो लेफ्ट मोस्ट बिट है जो 1 है, उससे पहली वाली जीरोस का तो कोई मतलब नहीं, उनमें तो छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो 0 रहेंगे। हमें छेड़खानी करने की क्या जरूरत है यार, यहां से काम करना, इन पे कुछ कुछ काम करना शुरू करना पड़ेगा, है ना। सो अब हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे स्टोन्स को रिमूव करें सच दैट क्यूमुलेटिव जोर जो है नॉन जीरो बेसिकली 0 बन के चले जाए। सो इसका लेफ्ट मोस्ट बिट है 1। अब ध्यान से देखो, यहां पर अगर क्यूमुलेटिव जोर इस वाली बिट का
लेट्स से ये कुछ ith बिट है, यहां पर 0 बन रहा है क्यूमुलेटिव XOR। क्यूमुलेटिव XOR 0 कब बन रहा होगा? जब बेसिकली इवन नंबर ऑफ पाइल्स पे इस बिट पे कहीं ना कहीं 1 होगा, आइदर 1 1 और 1 1 1 1 1, 2 बारी 1, 4 बारी 1 या 0 बारी 1, तब जाके यहां पर 0 बन रहा होगा, है ना। सो 0 बन रहा होगा तो इवन नंबर ऑफ पाइल्स पे तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन सब पे हम कुछ छेड़खानी करेंगे ही नहीं। अब यहां पर क्यूमुलेटिव XOR जो है इस वाली बिट के लिए, लेट्स से ये मेरी jth बिट है, jth बिट कौन सी है? जो लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जहां पर 1 आ रहा है, इसको मेरे को क्या करना है, इस 1 को, इसको देखूं तो यहां पर 1 आ रहा है ना, यहां पर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां पर कहीं ना कहीं ऑड नंबर ऑफ पाइल्स में jth बिट 1 होगी, तभी जाके क्यूमुलेटिव XOR इस बिट के लिए 1 बन रहा है। नाउ लेट्स से मैंने कोई सी भी पाइल पकड़ ली, जिसमें यहां पर जो है jth बिट 1 है, लेट्स से वो b होती मेरी, मैंने इस बिट को पकड़ लिया। अब अगर मेरे को इसका क्यूमुलेटिव XOR 0 बनाना है, तो मैं एक पार्ट तो आराम से कर सकता हूं, इस 1 को मैं 0 कर दूंगा। इस 1 को अगर मैं 0 कर रहा हूं, इतने पार्ट को तो मैं छेड़ ही नहीं रहा हूं किसी के में भी, बिकॉज हमारा मोस्ट इंट्यूशन क्या है यार, यहां से पार्ट को छेड़ना शुरू करना है। सो इतना पार्ट तो मैं एज इट इज सेम रख रहा हूं बी में, इस 1 को मैं 0 में कन्वर्ट कर दूंगा, इस 1 को मैं टॉगल कर दूंगा, 0 कर दूंगा। अब अगर ये टॉगल हो गई तो इट इज एब्सोल्युटली श्योर कि ये जो वैल्यू है, ये जो रिड्यूस वैल्यू है, इस 1 को 0 करते ही ये पक्का, ये जो इनिशियल वैल्यू b थी, जो नेक्स्ट वैल्यू मान लो कोई r बनी है, r इज ऑलवेज लेसर देन b, बिकॉज तुमने उसकी यार एक सेट बिट उड़ा दी, कुछ 2 की पावर ही उड़ा दी, 2 की पावर j से कुछ कुछ रिड्यूस कर दिया उस वैल्यू को, है ना। सो इफेक्टिवली वो तो लेसर देन होने ही वाली है। नाउ एक इंट्यूशन पार्ट और क्या कर सकते हो इसके अंदर, तुम्हें एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाली पार्ट में भी कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ये वाले पार्ट में क्या चेंजेस करोगे यार, यहां जहां 0 आ रहा है उनको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। नाउ छेड़ने की कहां जरूरत है यार, यहां पर जहां पर 1 आ रहा है, अगर यहां पर जहां पर 1 आ रहा है एंड तुम्हारे को पता है यार इस 1 को मुझे 0 बनाना है, तो उस स्टेट को टॉगल कर दोगे, अगर 0 है तो 1 कर दोगे, 1 है तो 0 कर दोगे, बिकॉज अगेन यहां पर 1 आ रहा है तो ऑड नंबर ऑफ पाइल्स में आ रहा होगा, तो उसको कहीं ना कहीं हमें इवन बनाना पड़ेगा। तो यहां पर जहां जहां पर 1 आ रहा है उन सबको टॉगल कर दोगे, यहां जहां जहां पर 1 आ रहा है बाकी स्टेट्स में, उन स्टेट्स को टॉगल कर दोगे। ये इफेक्टिवली वैल्यू तो छोटी होने वाली है, इसमें टॉगल करते रहो, इसके आगे वाली पार्ट में कितना भी टॉगल करते रहो, ये जो रिड्यूस वैल्यू है वो हमेशा छोटी होने वाली है। ना इस पे हमने कुछ भी टॉगल करते गए, टॉगल थोड़ा स्मार्टली करा, जहां जहां 1 था इस स्टेट में वहां पर हमने उसको टॉगल कर दिया। जब ये टॉगल करा एंड मेरी वैल्यू r आ गई, ये जो रिड्यूस वैल्यू है, इस 1 को 0 कर दिया एंड इस वाली पार्ट को चेंज कर दिया टॉगल वाइज करके। नाउ अब मेरे को पता लग गया इसमें से मुझे कितने स्टोन्स रिमूव करने पड़ेंगे, बेसिकली b है, मेरे को उसको r पे पहुंचाना है, तो बेसिकली b माइनस r करने पड़ेंगे, इतने स्टोन्स मैं उसमें से रिमूव कर दूंगा तो मैं इस स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। सो मुझे पता लग गया इतने स्टोन्स में रिमूव करूंगा एंड मैं इफेक्टिवली इस क्यूमुलेटिव XOR को 0 बना दूंगा, b माइनस r नंबर ऑफ स्टोन्स मैं रिमूव कर दूंगा। दैट इज हाउ आई विल कंप्यूट, इतने स्टोन्स मैंने रिमूव कर दिए, अब मेरे को हर स्टेट पे पता है, मैंने इसको 0 करके भेज दिया। अब किसी को 0 करके मिला है, इफेक्टिवली ये XOR 0 करके मिला है, दैट मीन्स व्हाट, अब मेरे को कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली अगर a को नॉन 0 था, उसने b को 0 करके भेज दिया, अब उसको क्यूमुलेटिव XOR 0 मिला है, अब उसको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इस वाली बिट्स में जो ये ABC थी, ABC में जो पाइल थी, यहां पर अगर कहीं कहीं 1 है 0 है, इसको नॉन 0 करके भेजना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्टोन, मिनिमम एक स्टोन तो रिमूव करना ही पड़ेगा। तो अगर उस स्टोन को रिमूव करना है तो मैं यहां से कुछ ना कुछ रिड्यूस करूंगा एंड दैट आई विल डू। जैसे ही मैं कोई भी स्टोन रिमूव करूंगा, ये वाली बिट्स का जो क्यूमुलेटिव XOR है ये बिगड़ेगा, कहीं ना कहीं 1 जरूर आएगा, तो इफेक्टिवली क्यूमुलेटिव XOR अगेन नॉन 0 चले जाएगा। सो a को नॉन 0 XOR मिल जाएगा, फिर अगेन a 0 को XOR करके भेज देगा। कैसे स्मार्टली खेल रहा है वो हमने प्रोसेस समझा था, एंड दैट आई विल डू अगेन एंड अगेन टिल आखिरी में सब कुछ 0 नहीं हो जाता, सारे स्टोन्स रिमूव हो जाएंगे तो उनका भी क्यूमुलेटिव XOR 0 बनेगा। ऐसे करते रहेंगे तो इफेक्टिवली हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अगर शुरू में ही क्यूमुलेटिव XOR नॉन 0 बन रहा है तो a कुछ नहीं कर पाएगा, वो नॉन 0 ही भेज पाएगा, तो b स्मार्टली खेलेगा तो b जीत जाएगा। अगर क्यूमुलेटिव XOR नॉन 0 होगा तो a स्मार्टली खेलेगा ज्यादा एंड a जीतता चले जाएगा, नॉन 0 को 0 में करेगा, b के पास ऑप्शन नहीं है, b नॉन 0 भेजेगा, a के पास क्या है, स्मार्टली खेलेगा, नॉन 0 भेज देगा, नॉन 0 को 0 में कन्वर्ट करके भेज देगा।
दैट इज आई विल डू एंड दैट इज द प्रूफ बिहाइंड दिस. इसका प्रूफ ऐसा मैथमेटिकल नहीं, इंट्यूटिव प्रूफ ज्यादा है. ठीक है, तो ध्यान से समझो, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. थैंक यू. Hi. So in this session we are going to talk about Grundy numbers. ठीक है. So before going into Grundy numbers, I want to talk about a small concept, mathematical concept. So that is max. Max is what? It is minimum excludent set. ठीक है, मिनिमम एक्सक्लूडेंट सेट कहते हैं इसको. नाउ व्हाट इज दिस? सो मैक्स जो होता है ना, दैट एक्चुअली इंडिकेट्स, अगर मैं निकाल रहा हूं कोई सेट गिवन है मुझे, मान लो 1 0 1 एंड 3, ऐसा कुछ गिवन है. नाउ इसकी, इस सेट की मैक्स वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू नॉट प्रेजेंट इन सेट. सो जो सेट में स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, इस केस में कौन सी नहीं है? 2 नहीं है. दैट विल बी आंसर माई 2. सो इस केस का क्या आंसर होगा? मैक्स ऑफ 1 2 3, इट विल बी 0. नॉन नेगेटिव वैल्यू की बात हो रही है ना. एंड मैक्स ऑफ 0 1 क्या होगा? दैट विल बी 2, है ना. सो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू जो प्रेजेंट नहीं है सेट में, दैट इज माई मैक्स. नाउ व्हाई इट इज नेसेसरी? बिकॉज हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ग्रंडी नंबर्स, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गेम थ्योरी के हिसाब से. व्हाट आर दीज ग्रंडी नंबर्स? ग्रंडी नंबर की डेफिनेशन होती है, सो ग्रंडी ऑफ फॉर एनी nth पोजीशन ऑफ अ गेम इज व्हाट? n से मैं जिन जिन पोजीशंस पे जा सकता हूं, जिन जिन पोजीशंस पे जा सकता हूं, हर एक पोजीशन का मैं ग्रंडी की वैल्यू निकाल लूं. मान लो n से मैं, मान लो n-1 और n-2 पे जा सकता हूं, तो ग्रंडी ऑफ n-1 एंड ग्रंडी ऑफ n-2 अगर मैं निकाल के रख लूं और उसका मैं मैक्स ले लूं, दैट विल बी माई ग्रंडी ऑफ n. सो ग्रंडी ऑफ n इज कि मैं इनसे किन किन पोजीशन पे जा सकता हूं, जिन जिन पोजीशंस पे जा सकता हूं, उन सबका मैं ग्रंडी नंबर निकाल लूंगा एंड उस पूरे सेट का मैं मैक्स ले लूंगा. दैट विल बी माई ग्रंडी ऑफ फॉर एनी nth पोजीशन ऑफ अ गेम. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ग्रंडी ऑफ फॉर फाइनल पोजीशन, बेसिकली फाइनल स्टेट जो होती है वो बेसिकली क्या होगी? ग्रंडी ऑफ 0. मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता, दैट विल बी 0. 0 से मैं कहीं और नहीं जा सकता, दैट इज माई फाइनल पोजीशन, तो उसका मेरा आंसर हमेशा होता है 0. ठीक है. सो अब मेरे को अगर कोई एग्जाम्पल कंसिडर करूं, जैसे हमने गेम ऑफ निम सीखा हुआ है. गेम ऑफ निम में क्या होता है? मेरे पास एक पाइल है, मैं उसमें से कितने भी नंबर ऑफ स्टोन्स रिमूव कर सकता हूं. n स्टोन्स है मान लो, तो मैं किन किन स्टेजेस पे जा सकता हूं? इस पाइल में से मैं 1 स्टोन, 2 स्टोन, 3 स्टोन, ऐसे कर करके मैं कितने स्टोन रिमूव कर सकता हूं? n स्टोन रिमूव कर सकता हूं. तो मैं n से आई थिंक 0 से लेकर n-1 वाली पोजीशंस पे जा सकता हूं. सो मेरा इस केस में ग्रंडी ऑफ n क्या होगा? ग्रंडी ऑफ n विल बी, यार ग्रंडी ऑफ 0 बता दो, ग्रंडी ऑफ 1 बता दो, ग्रंडी ऑफ 2 बता दो, ऐसे कर करके ग्रंडी ऑफ n-1 बता दो एंड इस पूरे का मैक्स ले लो, दैट विल बी ग्रंडी ऑफ n, है ना. सो ग्रंडी ऑफ 0 हमें पता है 0 होता है. ग्रंडी ऑफ 1 क्या होता है? ग्रंडी ऑफ 1 इज सिंपली व्हाट? मैं इससे 0th पोजीशन में पहुंच सकता हूं, तो ग्रंडी ऑफ 0 कॉरस्पॉन्डिंग आ सकता है. ग्रंडी ऑफ 1 आएगा नहीं, बिकॉज 1 से केवल 0 पे पहुंच सकता हूं, तो ग्रंडी ऑफ 0 का इसकी मैक्स सेट की वैल्यू क्या है? 1. सिमिलरली ग्रंडी ऑफ 2 क्या है? 2 से मैं कहां पहुंच सकता हूं? आइदर 0 और 1. इसका मैं ग्रंडी निकालूंगा, इसका मैं ग्रंडी निकालूंगा. ग्रंडी ऑफ 0 इज 0, ग्रंडी ऑफ 1 इज 1, तो इसका ग्रंडी क्या होगा? 0 और 1 के अलावा 2. सो आई थिंक इस केस में गेम ऑफ निम में जो ग्रंडी नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज क्या आ रही है? 0 1 2 n. सो ग्रंडी ऑफ n विल बी ऑल्सो n ओनली. ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं कि इसमें, इस केस में तो ग्रंडी ऑफ n जो है वो n ही आ रहा है. ठीक है. सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट. नाउ अगर मेरा गेम ऑफ नेम थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, अब मैं क्या चेंज कर रहा हूं?
यार मैं n स्टोन्स है ना, सो मैं उसमें से आइदर 1, आइदर 2 और आइदर 3 स्टोन्स ही रिमूव कर सकता हूँ. तो आई कैन रिमूव ओनली 1 2 3. मैं कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ. उस केस के लिए मेरा ग्रिंडी ऑफ एन काफी काम का होता है, बिकॉज उसी के लिए हम लोग एक नई थ्योरम पढ़ेंगे, स्प्रिग ग्रिंडी थ्योरम. वो ऐसे पोजीशंस ऑफ द गेम के लिए लगती है. सो उस केस के लिए हमें ग्रिंडी नंबर्स निकालने की, वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ सकती है. सो उस केस में कैसे निकालेंगे? अब देखो, n से मैं कहां पहुंच सकता हूं? n-1, n-2 एंड n-3. So Grindy of n will be what? Grindy of n-1, Grindy of n-2, Grindy of n-3, और इस पूरे का मैं मैक्स ले लूं, that will be my Grindy of. यही होता है. नाउ ध्यान से सोचो, हमारे को एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है. Grindy of 0 is 0. Grindy of 1 will be what? 1 से मैं एक ही स्टोन रिमूव कर पाऊंगा, 2 तो मैं नहीं कर पाऊंगा. सो 1 की केस में क्या होगा? यार ग्रिंडी ऑफ 0 ही बता दे बस. ग्रिंडी ऑफ 0 is 0, तो इसका मैक्स होगा 1. ग्रिंडी ऑफ 2 विल बी व्हाट? ग्रिंडी ऑफ 0 और ग्रिंडी ऑफ 1 का मैक्स, सो 0 और 1 का मैक्स इज 2. ग्रिंडी ऑफ 3 इज व्हाट? 3 से मैं 0 1 2 पे पहुंच सकता हूं, 1 पे पहुंच सकता हूं या 0 पे पहुंच सकता हूं. उन तीनों का ग्रिंडी क्या होगा? 0 1 2 है, 0 1 2 का ग्रिंडी इज 3. नाउ इंटरेस्टिंग इज ग्रिंडी ऑफ 4. ग्रिंडी ऑफ 4 से आई थिंक मैं ग्रिंडी ऑफ 1, ग्रिंडी ऑफ 2 एंड ग्रिंडी ऑफ 3, इन तीनों पे पहुंच सकता हूं. इन तीनों के वैल्यू जो है, एक की 1 है, एक की 2, एक की 3 है. मैक्स ऑफ 1 2 3 क्या होगा? दैट विल बी 0. दैट विल बी 0. ग्रिंडी ऑफ 5 क्या होगा? ऐसे ही 5 से मैं कहां पहुंच सकता हूं? 2 3 और 4. इसकी वैल्यू है 2 3 और 0. तो 0 2 3 का मैक्स क्या होगा? दैट विल बी 1. तो ऐसे ये चलता रहेगा. तो ग्रिंडी ऑफ 5 निकालना है तो तुम्हें ग्रिंडी ऑफ दिस विल बी, दिस वाज व्हाट? ग्रिंडी ऑफ 4, ग्रिंडी ऑफ 2, ग्रिंडी ऑफ 3, इन तीनों का मैक्स ले लिया. दैट विल बी माई 1 एंड दैट इज माई फाइनल वैल्यू. सो ऐसे हम ग्रिंडी नंबर्स अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग निकालना पड़ सकता है. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन लग सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं क्वेश्चंस में. तो अलग अलग वेरिएशंस के लिए हमें ग्रिंडी नंबर निकालना आना चाहिए. इट्स जस्ट अ फंक्शन जो ग्रिंडी नंबर कैलकुलेट करता है. आई थिंक ये कहीं ना कहीं रिकर्सिव कॉल कर करके निकाल रहा होगा. n के लिए निकालना है तो इन तीनों पे कॉल कर देता होगा. n 0 1 2 के लिए 0, बेसिकली 0 पे बेस केस लगा रखा होगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग हमारी काम हो जाता होगा. तो दैट इज हाउ आई विल डू कि रिकर्सिवली हम लोग इस फंक्शन को आराम से बना सकते हैं. ये तुम्हारा काम है. मैंने समझा दिया कि ग्रिंडी नंबर निकालते कैसे है. इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से तुम रिकर्जन का क्वेश्चन है निकाल सकते हो. ठीक है. सो ये समझ में आना चाहिए ग्रिंडी नंबर का मतलब क्या है, मैक्स का मतलब क्या है, एंड वी विल यूज दैट इन स्प्रिग ग्रिंडी थ्योरम. ओके, थैंक यू. Hi, so in this session we are going to discuss about Sprague-Grundy theorem. Okay, so what it is basically mixture of what we learned previously, mixture of nim game and Grundy numbers. Okay, so काफी काम की theorem है, काफी helpful है game theory के हिसाब से. So what this theorem says is, so this theorem can be applied to any game of nim. How? So suppose हमारा game of nim था, हमारे पास बहुत सारी piles थी, पाइल्स में नंबर ऑफ स्टोन्स थे. अब नाउ तुम्हारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि तुम कितने मैक्सिमम स्टोन रिमूव कर सकते हो, आइदर 1 और 2 और 3. किसी भी पाइल से रिमूव कर सकते हो, लेकिन आइदर 1 आइदर 2 और आइदर 3 इतने ही नंबर ऑफ स्टोन्स रिमूव कर सकते हो. ओके, सो अब ऐसी गेम में प्रेडिक्ट कैसे करेंगे विनर, है ना. उसमें तो क्या था कि कितने भी नंबर ऑफ स्टोन्स रिमूव कर सकते हो. सो अब इसमें क्या है, इसमें बेसिकली है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है कि 1 या 2 या 3 इतने ही स्टोन्स रिमूव कर सकते हो. बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, तो अकॉर्डिंगली देख लेंगे कि किस केस में क्या करना पड़ता है. तो व्हाट Sprague-Grundy theorem says is, again, if there are two players A and B and they are playing both optimally, दोनों के दोनों ऑप्टिमली खेल रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, एंड इफ मैं क्या करूंगा, इनिशियल स्टेज में जो भी पाइल्स हैं, यहां पर कुछ P1 है, यहाँ P2 है, यहाँ P3 है, यहाँ पर P4 नंबर ऑफ स्टोन्स है, तो मैं क्या करूंगा, इन सबका क्यूमुलेटिव जोर ले लूंगा, लेकिन पाइल्स का नहीं लूंगा. क्यूमुलेटिव जोर किसका लूंगा, क्यूमुलेटिव जोर लूंगा मैं Grundy ऑफ
each stones. यहां पर ग्रिंडी ऑफ P1 ZOR ग्रिंडी ऑफ P2. सो ग्रिंडी का ZOR ले लूंगा, क्यूमुलेटिव ZOR ऑफ ग्रिंडी ऑफ ऑल द स्टोन्स ऑफ ऑल द पाइल्स ऑफ ऑल द नंबर्स, बेसिकली क्यूमुलेटिव ZOR ऑफ ग्रिंडी ऑफ ऑल द नंबर्स. अगर वो नॉन जीरो आता है तो दैट मीन्स जो पहला प्लेयर है, इफ इट इज ए, तो वो विनर होगा. अगर क्यूमुलेटिव ZOR ऑफ ग्रिंडी ऑफ ऑल द नंबर्स जीरो आता है तो आई कैन गारंटी बी विनर होगा. दिस इज व्हाट स्प्रेग ग्रिंडी थ्योरम सेज. ओके, सो वैसे ही कुछ है. उसमें क्या था, जो हमारा पुराने वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या होता था, सारे के सारे हमें बस नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग वो लेना होता था. क्या लेना होता था, क्यूमुलेटिव ZOR लेना होता था. इसमें क्यूमुलेटिव ZOR किसका लेना है, ग्रिंडी ऑफ नंबर ऑफ स्टोन्स, है ना. सो इनका ग्रिंडी का ZOR लोगे, अगर वो नॉन जीरो आता है तो फर्स्ट वाला प्लेयर विनर होगा, अदरवाइज बी विनर होगा. सो इसका प्रूफ के पीछे नहीं जा सकते हम, बहुत मैथमेटिकल प्रूफ है, उतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो द थ्योरम, इसका हम यूज करेंगे बहुत. ओके, सो अगेन रिपीटिंग लास्ट टाइम कि क्यूमुलेटिव ZOR ऑफ ग्रिंडी ऑफ ऑल द नंबर्स, if it is non-zero then A is the winner, and if it is zero then B is the winner, on the condition that A and B both are playing optimally. Okay, दोनों के दोनों optimally खेल रहे हैं. अब जो हमारी पुरानी वाली प्रॉब्लम थी वो कैसी थी, वो पुरानी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट इसकी एप्लीकेशन हो गई ना, क्योंकि उसमें क्या होता था, क्यूमुलेटिव ZOR तुम लेते थे ऑफ ऑल द नंबर्स. उसमें क्या होता था, कितने भी नंबर ऑफ स्टोन्स रिमूव कर सकते थे, तो हमने कितने भी नंबर ऑफ स्टोन्स के लिए ग्रिंडी ऑफ एन निकाला था ना. ग्रिंडी ऑफ एन क्या होता है, तुम कितने भी स्टोन्स रिमूव कर सकते हो, तो मैक्स ऑफ जीरो से लेकर n-1 एंड इट इज n. सो जो ग्रिंडी ऑफ n था वो इफेक्टिवली n ही था, तो उस वो दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम ओनली. ओके, सो जो ग्रिंडी है उसमें वैल्यू जो थी वो उसी वैल्यू के बराबर होती थी, तो इसलिए वो हमारा उस केस में भी सही चलता था, है ना. अब किसी एग्जांपल के लिए अगर हमें करना होगा, सो लेट्स से अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 पाइल्स हैं, एक में 3 स्टोन्स हैं, एक में 4 हैं, एक में 5 हैं, एंड कंडीशन है कि मैं 1 2 3 स्टोन्स ही रिमूव कर सकता हूं, है ना. सो मेरे पास ग्रिंडी की टेबल होती थी, ग्रिंडी ऑफ 0 इज 0, ग्रिंडी ऑफ 1 क्या होता था, 1 में क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम एक स्टोन रिमूव कर सकते हो, तो तुम कहां जा सकते हो, 0 पे जा सकते हो, तो मैक्स ऑफ 0 क्या होगा, 1 होगा. 2 के लिए भी 2, 3 के लिए भी 3, 4 के लिए क्या था, 4 के से कहां कहां जा सकते हो, 4 से तुम जा सकते हो आइदर 1 और 2 और 3, तो 1 2 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है इसका मैक्स क्या होगा, 1 2 3 का कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स 0 होगा. यहां पर 5 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, 1 होगा, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 होगा, ऐसा कुछ होगा. सो अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ पाइल्स है तो तुम्हें ZOR किसका लेना है, ZOR लेना है, क्यूमुलेटिव ZOR लेना है 3 ZOR 0 ZOR 1, 3 ZOR 0 ZOR 1. ये किसके बराबर होता है, देख लो, दिस इज 0 1 1 एंड 0 0 1. इसका अगर मैं ZOR करूं, ये क्या है, 1 ZOR 1 इज 0, 1 ZOR 0 इज 1, 0 ZOR 0 इज 0, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2. तो इसकी ZOR की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, तो आई कैन गारंटी अगर ये स्टेज हुई तो A विनर होगा, तो A विनर होगा. अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाती तो B विनर होता. दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू स्प्रेग ग्रिंडी थ्योरम. कुछ नहीं करना है, बस ग्रिंडी की वैल्यू निकालनी आती है हमें, एंड उसका यूज करके हम लोग इस गेम का भी विनर प्रेडिक्ट कर पाएंगे यूजिंग स्प्रेग ग्रिंडी थ्योरम. ओके, सो पता होना चाहिए, काफी जल्दी इसकी एप्लीकेशंस आ सकती हैं. सो इस थ्योरम का यूज करके हम लोग काफी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. अब गेम ऑफ निम तो बहुत आराम से सॉल्व कर ही सकते हैं फॉर जनरलाइजेशन कंडीशन एज वेल. ओके, सो दिस इज हाउ वी विल गो, एंड आई थिंक अब क्लैरिटी आ गई होगी. ओके, थैंक यू. Hi, so in this session we are going to discuss about min-max algorithm. Okay, so let's see क्या होता है min-max algorithm में हम लोग क्या कर रहे होते हैं.
मिन मैक्स एल्गोरिथम में ना हमारे पास दो टाइप के प्लेयर होते हैं, एक होता है मैक्सिमाइजर एंड एक होता है मिनिमाइजर। जो मैक्सिमाइजर चाहता है कि करंट स्टेट में मेरा मैक्सिमम स्कोर रहे एंड मिनिमाइजर चाहता है मेरा करंट स्टेट में मैं मिनिमाइज से मिनिमाइज स्कोर लेना चाहता हूँ। ओके, सो जनरली फर्स्ट जो चांस होती है वो मैक्सिमाइजर की होती है। सो वी वांट टू सी कि मैक्सिमाइजर कितना मैक्सिमम स्कोर पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकें कि हमारा किससे मैक्सिमम स्कोर वो ला सकता है, सेइंग दैट बोथ मैक्सिमाइजर एंड मिनिमाइजर आर प्लेइंग ऑप्टिमली। ऑप्टिमली एज एन कि मैक्सिमाइजर चाहता है ज्यादा से ज्यादा स्कोर, मिनिमाइजर चाहता है कम से कम स्कोर। ओके, सो मिन मैक्स एल्गोरिथम गेम्स पे लग रहा होता है, बहुत सारे गेम्स पे लग रहा होता है, टिक टैक टो पे, ओथेलो पे, बहुत जगह लगाएंगे हम। बट हमें समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है एक्चुअली, पीछे मिन मैक्स एल्गोरिथम का मतलब क्या है। ओके, सो लेट्स से हम लोग एक ट्री के थ्रू समझते हैं। अभी मेरा करंट स्टेट यहाँ पर है सो यहाँ पर मेरा मैक्सिमाइजर है, वो चाहता है यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर आए। यहां से ना वो क्या कहता है कि दो स्टेट्स पे जा सकता हूं मैं, गेम की स्टेट है कि मैं दो स्टेट से यहाँ पर डाइवर्स कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ डाइवर्स करूंगा तो आई थिंक नेक्स्ट चांस जो होगी वो मिनिमाइजर की होगी, वो यहाँ पर चाहेगा कि मिनिमम से मिनिमम स्कोर आए। ओके, सो हमने क्या करा, यहाँ पर मैक्सिमाइजर है, ये दो स्टेजेस हैं, यहाँ पर मिनिमाइजर चाहता है, यहाँ पर मिनिमाइजर चाहता है। नाउ लेट्स से इसके बाद फर्दर दो स्टेट्स हैं, इसके बाद फर्दर दो स्टेट्स हैं। ओके, सो जब लीफ आ जाती है ना ट्री की तो तुम्हारे पास एक्चुअली क्या होगा, एक स्कोर होगा, है ना। लेट्स से तुम्हारे पास यहाँ पर है कि यहाँ पर तो स्कोर इतना ही मिलेगा 3, 5, 8, 9 ऐसा कुछ है कि यहाँ पर 3 स्कोर मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा, 8 मिलेगा, 9 मिलेगा। आई एम सेइंग गेम इज एंडिंग हियर, है ना। सो यहाँ पर मैक्सिमाइजर की चांस थी, वो यहाँ से क्या कर सकता है, 3 स्कोर मिलेगा तो 3 रिटर्न कर देगा। यहाँ पर क्या चाहता है, 5 रिटर्न करना चाहता है। यहाँ पर क्या कर सकता है, 8 रिटर्न करेगा। यहाँ पर करना चाहता है 9 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आके लीफ पर आके हमने एक्चुअली स्कोर को इवेल्युएट कर लिया कि मेरे को एक्चुअली स्कोर कितना मिल रहा है। अब यहाँ पर मिनिमाइजर है, वो क्या कहेगा कि मैं मिनिमाइज से मिनिमाइज स्कोर लेना चाहता हूँ। तो 8 और 9 में से मिनिमाइजेशन क्या है, 8। तो वो बोलेगा यार मैं तो 8 वाले पाथ में जाऊंगा। सिमिलरली यहाँ पर भी मिनिमाइजर है, वो बोलेगा कि मैं यहाँ पर 3 वाले पाथ में जाऊंगा। अब यहाँ पर मैक्सिमाइजर है, मैक्सिमम क्या जाता है यार, यहां से तो 8 स्कोर आ रहा है, यहां से 3 स्कोर आ रहा है, तो वो बोलेगा यार मैं तो 8 वाला स्कोर को चूज करूंगा। सो दिस इज हाउ यू कैन इवेल्युएट एनी स्टेट। तुम यहां से जितने भी पॉसिबल मूव्स है सब पे ट्रैवर्स कर जाओ, फिर यहां से जितने पॉसिबल मूव्स है सब पे ट्रैवर्स कर जाओ, टॉगल करते रहो मैक्सिमाइजर मिनिमाइजर। जब लीफ पर आओ तब तुम इवेल्युएट करो स्कोर, तुम्हें पता लग जाएगा कि यहां पर बैठ के अगर दोनों प्लेयर ऑप्टिमली खेल रहे हैं तो तुम्हारा स्कोर इफेक्टिवली कितना आएगा। अगर दोनों इफेक्टिवली ऑप्टिमली खेल रहे हैं, बढ़िया एकदम बेस्ट तरीके से खेल रहे हैं, तो तुम्हारा बेस्ट स्कोर क्या बन सकता है, तो इस केस में 8 बन सकता है। सो जनरली गेम में ऐसा नहीं होता कि 1 से 2 स्टेट होंगे, तो बहुत सारी स्टेट्स हो सकती हैं। ये तो हमने समझने के लिए कर लिया कि इसमें ऐसा कुछ हो रहा होगा, है ना। गेम की स्टेट्स बहुत सारी हो सकती हैं। टिक टैक टो में अगर मैं कोई एक चांस चल रहा हूं, कोई एक्स चल रहा हूं एंड 0 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे स्टेट्स आ सकते हैं। सो मैं क्या बोल रहा हूं कि यार ये करंट स्टेट थी, अब एक्स यहां चलूं तो क्या स्कोर आएगा, यहां चलूं तो क्या, तो बहुत सारी स्टेट्स हैं। ओके, सो ऐसे बहुत सारी स्टेट्स के क्वेश्चन हमें इवैल्यूएट करना पड़ सकता है स्कोर, एंड दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम गोस। ओके, सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्कोर मैक्सिमाइजेशन ऐसे आ सकता है, एज्यूमिंग दैट बोथ प्लेयर आर प्लेइंग ऑप्टिमली। सो दिस इज हाउ मिन मैक्स एल्गोरिथम इज अप्लाइड। हम लोग ऐसे ही कुछ कर रहे होते हैं एंड टॉगल कर रहे होते हैं मैक्सिमम मिनिमम में एंड इवैल्यूएट कर लेते हैं यहाँ पर अपना स्कोर। सो देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए समझ में आना चाहिए कि मिन मैक्स एल्गोरिथम होता क्या है। ओके, थैंक यू। Hi. So in this session we are going to discuss what is evaluation function in min-max algorithm. ओके, सो जब भी एक min max algorithm हम गेम थ्योरी में यूज कर रहे होंगे, उसमें ना हर एक के कोरस्पॉन्डिंग एक इवैल्यूएशन फंक्शन होगा जरूर। सो जैसे हमने जो ट्री बनाया था ना, जो हमने ट्री बनाया था min max algorithm का ऐसा कुछ, सो हमने कहा था यहाँ पर स्कोर आ गया 3, 5 दिस। सो यहाँ पर ना ये जो स्कोर है ये जनरली लीफ पॉइंट पर ही इवैल्यूएट होता है। लीफ पॉइंट मींस जहां पर गेम कहीं ना कहीं एंड हो गया हो, एंड हो गया हो या ड्रॉ हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, सो कुछ ना कुछ स्टेज आ गई हो, है ना। हो सकता है अभी यहाँ पर आके हमें रुकना हो, तो यहाँ पर जाके हम लोग रुक जाते हैं, हम लोग यहाँ इवेल्युएट कर पाते हैं। तो ये जो इवेल्युएशन फंक्शन है ये तभी कॉल होता है जब एक्चुअली
फाइनल स्टेज पर आ जाते हैं हम, कि इसके आगे आप कोई स्टेप नहीं ले पाएंगे। ओके, सो यहां पर हमने इवेल्युएट स्कोर करने की कोशिश करी, सो हम कहां करेंगे, लीव पॉइंट पे करेंगे हमेशा इवैल्यूएशन फंक्शन। अब ये इवैल्यूएशन फंक्शन करता क्या होगा, इवैल्यूएशन फंक्शन बोलता होगा कि यहां पर अगर स्टेज पर आ रहे हो तो क्या स्कोर बनेगा, स्टेज पर आ रहे हो तो क्या स्कोर बनेगा, स्टेज पर आ रहे हो तो क्या स्कोर बनेगा, स्टेज पर आ रहे हो तो क्या स्कोर बनेगा। सो फॉर एग्जाम्पल इन टिक टैक टो में क्या हो सकता है, अगर मेरा गेम ऐसा कुछ हो चुका है, लेट्स से दिस ऐसा कुछ हो गया है, सो हमारा जो टिक टैक टो है, अगर ऐसा स्टेज हुई है तो ये जो है एक्स जीत रहा है, आई एम सेइंग प्लेयर 1 जीत रहा है, और एक्स जो है मैक्सिमाइजर है, तो +10 स्कोर दे दो। अगर 0 जीत रहा है तो -10 स्कोर दे दो, मिनिमाइजर है 0, एंड अगर ड्रॉ हो रहा है तो 0 दे दो, है ना। ये वैल्यूएशन फंक्शन ये करता होगा कि जब आखिरी में आ गए तो इवैल्यूएट कर दो बोर्ड को, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्कोर आ रहा है वो मुझे रिटर्न करके दे दो। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, इवैल्यूएशन फंक्शन डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द गेम डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ओथेलो में अगर 8x8 का बोर्ड है, ऐसा कुछ, सो अगर यहां पर 1-1 2-2 1-1 1-1 2-2 2-2 ऐसा कुछ है, एंड आखिरी में खत्म हो गया, मैं कोई स्टेप नहीं ले पा रहा, मान लो ओथेलो में ऐसा कुछ चीज हो गई है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर 1 मेरा मैक्सिमाइजर है और 2 मेरा मिनिमाइजर है, तो जितने नंबर ऑफ वंस हैं उनमें से मैं नंबर ऑफ 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और ये मेरा स्कोर होगा। तो स्कोर कितना होगा, जितने नंबर ऑफ 1 ज्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ मैक्सिमाइजिंग स्कोर होगा। अगर 1 कम होंगे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो हमारा मिनिमाइजिंग स्कोर होगा। तो हम इवैल्यूएशन फंक्शन क्या बोल सकते हैं, यार फाइनल बोर्ड में जितने नंबर ऑफ 1s हैं, जितने नंबर ऑफ 2s हैं, वो काउंट कर लो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके दे दो। अगर 1 मेरा मैक्सिमाइजर है तो काउंट ऑफ 1 माइनस काउंट ऑफ 2 एंड यू विल गेट द स्कोर, कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग बोर्ड पे स्कोर कितना है ना। तो ऐसे अलग अलग के कॉरस्पॉन्डिंग इवैल्यूएशन फंक्शन होता है। ये लीव पॉइंट पर इवैल्यूएट होता है बेसिकली, जब गेम एंड या ड्रॉ या किसी भी स्टेज में आ जाता है तब हम इसको यूज कर लेते हैं, एंड इफेक्टिवली हमारा इवैल्यूएशन फंक्शन काम कर लेता है। ठीक है, सो हम पढ़ेंगे कोड वाइज, देखेंगे कि ओथेलो में हमने कैसे किया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ध्यान से समझेंगे कि एक्चुअली मिनमैक्स एल्गोरिथम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इवैल्यूएशन फंक्शन भी समझ में आ जाएगा। हमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली गेम थ्योरी में बनाते कैसे हैं, मिनमैक्स एल्गोरिथम का यूज कैसे करते हैं। ओके, सो अच्छे से समझ लो इवैल्यूएशन फंक्शन क्या होता है, समझ में आना चाहिए, देन वी विल मूव ऑन। थैंक यू। Hi. So in this session we are going to see how evaluate board function is written for Othello, है ना। Othello के लिए हम अगर गेम थ्योरी लगा रहे होंगे तो हमें क्या क्या फंक्शंस की नीड पड़ सकती है ना। मेन हमारा क्या होता है, इवैल्यूएशन फंक्शन होता है। ठीक है, सो एज यू नो अबाउट ओथेलो गेम, सो अगर ओथेलो गेम के बारे में नहीं पता तो वी हैव अ वीडियो जिसमें हमने ओथेलो गेम के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। सो और यू कैन ऑलवेज गो टू गूगल एंड सी की हाउ ओथेलो गेम इज प्लेड। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग समझ रहे होंगे कि एक्चुअली जो फाइनल स्टेज आएगी ओथेलो को तो इवेल्युएट कैसे करें, कैसे निकाले बेस्ट रिजल्ट। ओके, सो वी हैव अ कोड रिटर्न, है ना। सो यहां से एक बार समझते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सो दिस इज अ फंक्शन जिसमें हमने लिखा हुआ है इंट इवेल्युएट बोर्ड इंट स्टार स्टार बोर्ड बूल एंड कंप्लीटेड। सो व्हाट दिस फंक्शन इज, ये इवेल्युएट करता है बोर्ड को। इसके आर्गुमेंट्स में एक बोर्ड आ रहा है और एक रेफरेंस वेरिएबल आ रहा है कंप्लीटेड, है ना। सो जस्ट एक रेफरेंस है, वो बताता है कि कंप्लीटेड इसने पास करा हुआ है। अगर ट्रू होगा तो बेसिकली इवेल्युएट कर दो, स्कोर दे दो एक्चुअली। अगर वो फॉल्स जाता है तो बेसिकली अभी बोर्ड में खत्म नहीं हुआ है, अभी कोई ना कोई मूव पॉसिबल है। सो इवेल्युएट हमने क्या डिस्कस करा था, तब इवेल्युएट करते हैं जब एक्चुअली गेम एंड हो जाता है, तो तभी इवेल्युएट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो एक पॉसिबल मूव्स नाम का फंक्शन है, हमने क्या निकाला है, पॉसिबल मूव्स। क्या फर्स्ट प्लेयर इस बोर्ड पे, फर्स्ट प्लेयर कोई भी मूव चल सकता है क्या। अगर कोई भी मूव चल सकता है तो बेसिकली पॉसिबल मूव्स बोर्ड पर, बोर्ड कॉमा 1 का मतलब है कि फर्स्ट प्लेयर कोई भी मूव चल सकता है। अगर उसके पॉसिबल मूव्स के ऑप्शंस एक से ज्यादा आ रहा है, एक या एक से ज्यादा आ रहा है, तो बेसिकली चल सकता है कोई ना कोई। तो कंप्लीटेड इक्वल टू फॉल्स एंड रिटर्न 0। सिमिलरली क्या है, पॉसिबल मूव्स बोर्ड कॉमा 2, अगर मैं नहीं चल पा रहा लेकिन दूसरा प्लेयर चल पा रहा है, तो पॉसिबल मूव्स बोर्ड कॉमा 2 का साइज, कि जितने पॉसिबल मूव्स आ रहे हैं वो 0 नहीं आ रहे, कोई ना कोई ऑप्शन आ रहा है चलने का, तो मैंने बोला कंप्लीटेड इक्वल टू फॉल्स करके और रिटर्न 0 कर दो। अभी स्कोर वैलिड नहीं कर सकते तो अभी के लिए मैंने रिटर्न 0 कर दिया, है ना। बाकी अगर नीचे आता है तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट प्लेयर भी नहीं चल सकता, सेकंड प्लेयर भी नहीं चल सकता कोई मूव, इसका मतलब नीचे आएगा और इवेल्युएट कर रहा है ये बोर्ड। एक तो मैंने रेफरेंस वेरिएबल को बोल दिया कि कंप्लीटेड इक्वल टू ट्रू, कि कंप्लीट हो गया है। अब अगर कंप्लीट हो गया है तो मैंने बोला इसमें 3 चीजें होंगी।
बोर्ड पे क्या क्या हो सकता है, बोर्ड पे या तो 0 हो सकता है, बोर्ड पे या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। 0 का मतलब है कि कोई भी नहीं है वहां पर, 1 का मतलब है कि फर्स्ट प्लेयर है, सेकंड का मतलब है कि सेकंड प्लेयर है। अब हम इवैल्यूएट फंक्शन कैसे बना रहे हैं यार, ये जो फाइनल बोर्ड बना ना, ये जो फाइनल बोर्ड बना उसके अंदर नंबर ऑफ वंस कितने हैं और नंबर ऑफ टूज कितने हैं। जो मेरा बेस्ट स्कोर है, जो मेरा बेस्ट मैं ला पा रहा हूं, उसमें नंबर ऑफ वंस, बेसिकली बेस्ट नहीं, जो करंट बोर्ड में नंबर ऑफ वंस है, नंबर ऑफ टूज है, एंड हो गया है गेम, तो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं फर्स्ट को मैक्सिमाइजर बोल रहा हूं और सेकंड को मिनिमाइजर बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ वंस माइनस नंबर ऑफ टूज। सो वही लिखा हुआ है हमने कि अगर तुम ध्यान से देखो, सो for int I is equal to 0, I less than 4, I plus plus, j is equal to 0, j less than 4, j plus plus, count of board of ith jth plus plus, है ना। सो हमने 3 साइज का एरे बनाया, काउंट ऑफ 0 मींस कोई भी नहीं है, काउंट ऑफ 1 मींस नंबर ऑफ वंस, काउंट ऑफ 2 मींस नंबर ऑफ टूज। सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग काउंट बढ़ता रहता है, आखिरी में हमने रिटर्न क्या कर दिया, काउंट ऑफ 1 माइनस काउंट ऑफ 2। अगर तुम ऐसे लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से इनिशियलाइज होता है। सो काउंट ऑफ 1 माइनस काउंट ऑफ 2, ये हमारा क्या होगा, इवैल्यूएट बोर्ड का आंसर होगा। सो दैट इज हाउ वी विल डू, है ना। इवैल्यूएट फंक्शन क्या है, नंबर ऑफ वंस माइनस नंबर ऑफ टूज, ये हमारा स्कोर लाके दे देता है। सो दिस इज हाउ इवैल्यूएट बोर्ड फंक्शन इज रिटर्न। आई थिंक क्लैरिटी है, गेम एंड हो गया, तो बस हमने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ वंस माइनस नंबर ऑफ टूज करता हूं। अब इसमें एक जो फंक्शन है पॉसिबल मूव्स निकालना, कि इस बोर्ड पर 1 के कोई पॉसिबल मूव है क्या, तो क्या क्या जा रहा है पॉसिबल मूव में, बोर्ड आ रहा है और एक प्लेयर आ रहा है, कि किस प्लेयर के लिए मूव देखना है। सो हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर ऑफ पेयर रिटर्न कर रहे हैं, वेक्टर ऑफ पॉसिबल मूव्स रिटर्न कर रहे हैं, है ना। एक से ज्यादा होते हैं तो वेक्टर ऑफ वो रिटर्न करने पड़ेंगे। तो कितने पॉसिबल मूव्स हैं, वैसे कौन कौन से पॉसिबल मूव्स हैं वो रिटर्न करने हैं हमें। हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, एक एक करके इटरेट कर रहे हैं, i इक्वल टू 0 टू i लेस देन 4, j इक्वल टू 0 टू j लेस देन 4। अगर करंट पोजीशन खाली है, बेसिकली मैं बोर्ड पे अगर करंट पोजीशन खाली है एंड मैं उस पर चल पा रहा हूं, मेक अ मूव मींस कि मैं करंट ith jth पे, बेसिकली यहां कोई 1 है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, ऐसा कुछ है। अब मैं यहाँ पर चल पा रहा हूँ या नहीं चल पा रहा, यहाँ पर चल पा रहा हूँ या नहीं चल पा रहा, तो बेसिकली अगर मैं चल पा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि यार ये वन ऑफ द पॉसिबल मूव्स है, बेसिकली यहाँ मैं 1 चल सकता हूँ, तो इससे क्या होगा, ये 2 जो है 1 बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबल मूव्स है, तो जितने पॉसिबल मूव्स है वो यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं। सो करंट पोजीशन क्या होनी चाहिए, जहां पर मैं फिल कर रहा हूँ वो खाली होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने एक चेक लगाया हुआ है कि बोर्ड एट ith jth पे 0 होना चाहिए। अगर मेक मूव कर पा रहा हूं करंट ith jth के लिए और इस प्लेयर के लिए, तो मैं बोल रहा हूं कि यार इस ऑप्शन को तुम पेयर में डाल के रख दो, और आखिरी में हमने क्या कर दिया, रिटर्न आउटपुट कर दिया। तो दीज ऑल आर द पॉसिबल मूव्स, कि मैं करंट बोर्ड पे कितने पॉसिबल मूव्स ले पा रहा हूं। अब इसमें एक फंक्शन है क्या, मेक अ मूव, क्या मैं मूव चल पा रहा हूं या नहीं चल पा रहा, है ना। सो वी हैव अ फंक्शन मेक अ मूव। व्हाट दिस फंक्शन डज इज, ये बोर्ड लेता है, वो पोजीशन लेता है जिसपे चलना है एंड किस प्लेयर को चलना है, और ये ना इस चेक एक वेरिएबल है। तो इस चेक का मतलब क्या है, एक मेक अ मूव ना हमारे 2 जगह यूज हो रहा है, एक जब एक्चुअली मूव करना है और एक जब एक्चुअली बस चेक करना है कि मूव कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो अगर इस चेक ट्रू होता है ना, बेसिकली 1 होता है, तो बेसिकली हम बोलते हैं कि यार ये जो नया बोर्ड बनाना है, बेसिकली जब मूव चले तो इसका जो अपडेशन है ना वो हमें नए बोर्ड पे करना चाहिए। बट अगर हमें केवल चेक करना है तो हमें उसी में हम चेक कर सकते हैं, हम कोई बोर्ड में चेंजेस नहीं करेंगे। सो मेक अ मूव ना 2 जगह चेंज होगा, एक जब एक्चुअली मूव करना है और एक जब बस चेक करना है कि मूव कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने 2 चीजें रिटर्न कर दी हैं, सिंपल सा। हमें अगर इस चेक ट्रू आता है, जैसे हमने इस केस में क्या पास करा हुआ है, यहां पर ट्रू पास करा हुआ है, तो यहां पर इफेक्टिवली इंट इस चेक में 1 चले जाएगा, तो इस चेक 1 होगा तो न्यू बोर्ड बोर्ड से इनिशियलाइज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 8 डायरेक्शन में एक्सप्लोर करेंगे। 8 डायरेक्शन में क्या एक्सप्लोर करेंगे कि यार जब मेरी इनिशियल स्टेज ये थी, जब मेरी इनिशियल स्टेज ये थी, मैं यहां पर चल पा रहा हूं या नहीं चल पा रहा, है ना। सो एक्चुअली मैं वो देखूंगा 8 डायरेक्शन में कि मैं अगर यहां चलूं तो यहां पर कोई है क्या 1, या यहां से कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, या हो सकता है यहां से नीचे, जैसे इस केस में तो नहीं है बट कहीं ना कहीं हो सकता है। सो यहां पर हो सकता है, अगर इनिशियल स्टेज कुछ और होती तो यहां से ये वाले डायरेक्शन सारे एक्सप्लोर करते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें 8 डायरेक्शन में एक्सप्लोर करना है। सो वही हम कर रहे हैं, हम एक एक करके 8 डायरेक्शन में एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑन द कंडीशन ये x लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, ये सब तो बाउंड्री कंडीशन है, आई थिंक ये तो क्लियर होना चाहिए। एंड बोर्ड एट एक्स वाई पे 0 नहीं है तो गड़बड़ है, कि उस पर ऑलरेडी डला हुआ है तो गड़बड़ है, तो उसमें रिटर्न नल कर देते हैं, हम बोर्ड में कुछ रिटर्न नहीं करते।
सो अगर हम शुरू में मानते हैं कि मूव पॉसिबल फॉल्स है, हम आठों डायरेक्शन में एक एक करके एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन आयत, वाई डायरेक्शन आयत, करंट एक्स को लिया एक्स प्लस एक्स स्टेप। सो अगर मुझे ऐसा करना है, जब मेरी इनिशियल स्टेज ये है, सो मैं यहाँ क्या चेक कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ चल सकता हूँ क्या? तो ये एक्स कॉमा वाई है यहाँ पर। सो आई वॉन्ट टू सी कि इसके ऊपर कोई है क्या। सो मैं इस डायरेक्शन में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो आई थिंक मेरा एक्स डायरेक्शन एट आयत क्या होगा, -1 कुछ चल रहा होगा। एक्स डायरेक्शन एक्स में ऊपर जा रहे हैं, है ना, एंड वाई वही का वही रह रहा है। तो वाई की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 0 और एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग -1 स्टेप हो रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। सो जब ये चल रहा है, जब मैंने करंट एक्स लिया तो मैं क्या एक्सप्लोर कर रहा हूं यार, उसमें ना अगर मेरे करंट एक्स और करंट वाई पे 0 आ जाता है, तो बेसिकली किसी भी स्टेज पे अगर 0 आ जाता है बीच में, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे चेंजेस, तो वहीं के वहीं ब्रेक कर देते हैं। एंड इज मूव पॉसिबल फॉल्स रहा होगा तो रिटर्न न्यू बोर्ड हो गया होगा, वही पुराना का पुराना, बेसिकली रिटर्न नल हो गया होगा। तो यहाँ पर जो हमने चेक कर रखा है, इफ मेक अ मूव दिस, यहाँ से नल रिटर्न हो गया होगा। अगर जो मैं करंट पोजीशन में चेंज करना चाह रहा हूँ वो नहीं हो पा रहा, तो आई एम जस्ट सेइंग कि इज मूव पॉसिबल, वो ब्रेक हो गया होगा लूप। इस करंट एक्स स्टेप के लिए ब्रेक कर जाएगा लूप, फिर ऊपर वाला चलेगा, फिर दूसरे डायरेक्शन में एक्सप्लोर करेगा, फिर तीसरे डायरेक्शन, ऐसे हर एक डायरेक्शन में एक्सप्लोर करता रह रहा है। जब इस डायरेक्शन के लिए चलेगा, किस डायरेक्शन के लिए, इस डायरेक्शन के लिए, तो जब ये यहां आएगा, ये देखेगा कि यार करंट एक्स प्लस एक्स स्टेप, तो यहां पर देखेगा यार ये तो दूसरा प्लेयर है यहाँ पर। तो मैंने बोला कितने आ रहे, 2, यार एक 2 आ रहा है, ठीक है, एक 2 आ रहा है। फिर इसके ऊपर फिर जाएगा, यार 1 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, इस 2 के अंदर 1 कर देना चाहिए। तो बेसिकली मेरे लिए एक मूव पॉसिबल है, मैं यहाँ पर जो हूँ ये मूव चल सकता हूँ। ये मूव कब चल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ रखूँ, इस 2 को मैं 1 को चेंज कर पा रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैं यहाँ पर मूव कर पा रहा हूँ, मेरे पास कोई ना कोई पॉसिबल मूव है। अगर मैं कहीं पर भी चेंज नहीं कर पा रहा तो गड़बड़ है। सो दैट इज नॉट अ पॉसिबल मूव। पॉसिबल मूव कब क्या है, कि जहां पर भी तुम चलो तुम किसी ना किसी 2 को उड़ा पाओ, सो 2 को खत्म कर पाओ, एंड वाइस वर्सा एज वेल, अगर तुम 2 हो तो 1 को खत्म कर पाओ। सो वैसे ही कोड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जब तुम एक न्यू बोर्ड एट करंट एक्स एट करंट वाई नॉट इक्वल टू प्लेयर, बेसिकली 1 के बाद 2 आ गया, अगर तुम्हारा प्लेयर है उस पर तुम्हारा, अगर तुम 1 हो तो वो 2 नहीं लिखा हुआ, अगर तो तुमने कहा कि करंट एक्स में एक्स स्टेप ऐड कर दो और ऊपर चले जाओ, है ना, और ऊपर चले जाओ, और काउंट प्लस प्लस कर दो कि कितने 2 आए हैं बीच में। अगर 2 2 आए तो दोनों के दोनों 2 उड़ा दोगे, तो तुमने काउंट मेंटेन कर लिया, यार इतने काउंट है। फिर जब तुम्हारा प्लेयर आया, जब तुम्हारे कॉरस्पॉन्डिंग करंट एक्स दोबारा चलेगा, फिर तुम्हारा क्या होगा, यार तुम आ गए, अब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 ही आ गए। तो यहाँ क्या करा, यार अगर काउंट ग्रेटर देन 0 था, बेसिकली बीच में कोई 2 आया था, तो मैंने बोला यार मूव पॉसिबल को ट्रू कर दे और बोल दे कि इस चेक था अगर, तो बस रिटर्न न्यू बोर्ड कर दे। हमें बस चेक करना था कि हम चल सकते हैं नहीं चल सकते, हमें एक्चुअली मूव्स नहीं चलने थे। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। हमने क्या करा, जब भी कोई एक 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर चेक कर रहे हैं, अगर बीच में 2 आता है तो काउंट मेंटेन करते हुए चलते हैं। अगर कहीं पर भी दोबारा उसी डायरेक्शन में 1 आ जाता है, तो बेसिकली हमारे बीच में कोई पाथ मिल गया, तो इसका मतलब क्या, हम चल पाते हैं मूव। इसका मतलब क्या है, हम वहीं के वहीं रिटर्न न्यू बोर्ड कर देंगे। अब एक्चुअली अगर चलना होगा तो क्या करेंगे, कितने कितने 2 कोड आना है, करंट एक्स माइनस एक्स स्टेप वाले 2 कोड आना है, करंट वाई में कन्वर्ट वाई में करंट वाई माइनस वाई स्टेप कोड आना है। ये लूप इसलिए चल रहा है कि उस पर चेंजेस कर देना, और एक्चुअली बोर्ड में उस पोजीशन पे जहां पर तुमने 1 रखा था वहां पर उस प्लेयर को चल देना। सो चेंजेस करना भी क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली चेंजेस करने होते तो बीच वाले 2s को 1 करना पड़ता और एक्चुअली तुम्हारी पोजीशन पे 1 को इंसर्ट करना पड़ता। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। तो मेक मूव 2 चीजें करता है, अगर उसके पास इस चेक आता है तो केवल चेक करता है, क्यों, क्योंकि यहां पर जैसे ही एक डायरेक्शन में तुम्हें पता लग जाता है कि चल पा रहा हूं, तो मूव पॉसिबल 2 हो जाता है और वहीं के वहीं रिटर्न कर देते हो। अगर ये नल चले जाता है तो बेसिकली सारे डायरेक्शन एक्सप्लोर कर लिया, सारे डायरेक्शन एक्सप्लोर कर लिया। इफ मूव पॉसिबल ट्रू नहीं रहा होगा तो यू विल रिटर्न नल फ्रॉम देयर। सो अगर नल आता है तो ये लूप चलेगा ही नहीं, इस आयत जेद के लिए चेक ही नहीं कर सकते। सो ऐसे ही है, प्लीज गो थ्रू द कोड, अपने आप क्लैरिटी समझ में आएगा, काफी साफ सुथरा कोड लिखा हुआ है। सो आई थिंक इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। जस्ट गो थ्रू द कोड एंड सी कि ओथेलो में एक्चुअली चल कैसे रहा है कोड। हम बस इसमें क्या कर रहे हैं, हमें इवेल्युएट बोर्ड करना था, उसमें हमारे को एक फंक्शन यूज करना था कि यार 1 के लिए कोई पॉसिबल मूव्स है क्या, या 2 के लिए कोई पॉसिबल मूव्स है क्या। वो हमने चेक कर लिया पॉसिबल मूव्स फंक्शन बना के। पॉसिबल मूव्स में हमने क्या करा, यार ऐसे ऐसे बैठे बैठे तो नहीं बता सकते कहां चल सकते कहां नहीं चल सकते, लेट्स ट्राई, एंड कहीं से भी अगर चल पाते हैं
फॉर करंट प्लेयर, तो हम बोल देंगे कि यार चल पा रहे हैं, तो ऑप्शंस वो सारे के सारे एक वेक्टर में ऐड करके भेज देंगे जिन जिन के लिए चल पा रहे हैं। तो जिन जिन के लिए चल पा रहे हैं वो मेक अ मूव फंक्शन है। मेक अ मूव फंक्शन दो टाइप के फंक्शन पे काम करता है। अगर इस चेक ट्रू होता है तो बेसिकली बस चेक करना है कि हम मूव चल पा रहे नहीं चल पा रहे। अगर इस चेक फॉल्स होता है तो हमें चेक करना, तो हमें एक्चुअली मूव्स भी चलने हैं, है ना। सो हमने इसमें क्या करा, शुरू में न्यू बोर्ड इनिशियलाइज कर दिया था। सो सारे डायरेक्शन में एक्सप्लोर करना शुरू करा, जहां चाहे वही हम चल सकते हैं। जिस भी डायरेक्शन में हम एक्चुअली चल सकते हैं उस डायरेक्शन में हम बोलेंगे यार वहीं के वही मूव पॉसिबल ट्रू कर दो। एंड जहां पर भी हमने एक्सप्लोर करा कि यहां पर हम चल पा रहे हैं तो हम उस मूव को चल देंगे एंड उसी टाइम ब्रेक कर देंगे, बस। सो जस्ट मेक अ मूव एंड कॉरस्पॉन्डिंग हमारा काम खत्म। So this is how what we are doing। हम और भी समझेंगे कि एक्चुअली गेम थ्योरी कैसे लगानी है इस पे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इस कोड को अच्छे से समझो एंड खुद से ट्राई करो। अब क्योंकि तुम्हारे को ओथेलो समझ में आ गया है कि कैसे क्या चल रहा है, जस्ट टेक अ इनिशियल स्टेप, अपने ओथेलो को इनिशियलाइज करके रखो किसी इनिशियल वैल्यू से। लेट्स से दिस, ये 4x4 का बोर्ड ले लो, लेट्स से दिस, एंड तुम इसमें ट्राई करो कि गेम थ्योरी लगाने की कि यार इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या चलना चाहिए। तुम्हें मैक्स स्कोर निकालना आता है, इवैल्यूएट बोर्ड तुम्हारे पास है फंक्शन। लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स ट्राई योरसेल्फ कि एक्चुअली इसमें अगर नेक्स्ट स्टेप चलना होगा तो कहां चले, यहां चले, यहां चले, यहां चले, यहां चले। तो इट्स योर कॉल। गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट लगाओ, मिन मैक्स एल्गोरिथम का यूज करो एंड एक्सप्लोर द नेक्स्ट स्टेप कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ठीक है, सो आई थिंक काफी अच्छे से हो जाएगा। सो प्लीज ट्राई योरसेल्फ। ओके, थैंक यू। Hi. So in this session we are going to see how game theory is applied in Othello और basically min-max algorithm is applied in Othello game। ठीक है, एक्चुअली कैसे लगाएंगे Othello game में। ठीक है, सो लेट्स सी द फंक्शन। इसमें हमने एक फंक्शन बना रखा है फाइंड नेक्स्ट स्टेप। हमारा एम यही है, हमारे को एक करंट बोर्ड की स्टेज गिवन है, वो बोर्ड में आ रही है। हम पहले क्या भेजेंगे, सबसे पहले मैक्सिमाइजर की टर्न बोल रहे हैं कि वन प्लेयर जो है वो मैक्सिमाइजर है। एंड इसमें ना तीन चीजें रिटर्न हो रही है। एक, उसको कहां चलना चाहिए, वो एक्स और वाई होंगे। एंड वो क्या स्कोर लाएगा, वो इंट रिटर्न टाइप है। ठीक है, तो एक रेफरेंस दो वेरिएबल हैं जो एक्चुअली क्या बताते हैं कि एक्चुअली एक्स और वाई कहां चले जाएंगे। ठीक है, सो इसमें हमने एक बूल कंप्लीटेड बनाया पहले। अगर हमारा इवेल्युएट बोर्ड करने पर ये बोर्ड लिया और एक कंप्लीटेड भेजा था, जैसे हमने इवेल्युएट बोर्ड डिस्कस करा था, इसमें बूल कंप्लीटेड जो है रेफरेंस में जाता था, अगर कंप्लीटेड ट्रू आ जाता था तो हम इवेल्युएट बोर्ड करके स्कोर दे देते थे। ठीक है, सो इसमें हमने क्या करा, यहाँ पर बूल कंप्लीटेड लिया, उसको एक कंप्लीटेड रेफरेंस वेरिएबल भेजा, वहां से स्कोर निकाला। ठीक है, हर स्टेज के बाद हम बोर्ड निकाले जा रहे हैं जब जब हम नेक्स्ट स्टेप प्रिंट करे जा रहे हैं। प्रिंट बोर्ड कुछ नहीं करता है, बस बोर्ड को प्रिंट कर देता है। अगर कंप्लीटेड ट्रू आता है तो वहीं कहीं वहीं हमें स्कोर रिटर्न कर देना चाहिए, बिकॉज गेम एंड हो चुका है, किसी का मूव चलने का मतलब नहीं है, वहीं के वहीं एंड कर दो। ओके, नाउ ये जो है फाइंड ऑल पॉसिबल मूव्स। अब क्या है, पहले प्लेयर बताओ, प्लेयर कौन सा है। अगर मैक्सिमाइजर की टर्न है ट्रू तो हम बोलेंगे फर्स्ट प्लेयर है, अदरवाइज सेकंड प्लेयर है। ग्रेट, अब हमें प्लेयर पता लग गया। अब हमारे पास एक पॉसिबल मूव्स फंक्शन था, वो क्या देता था, यार इस प्लेयर के लिए कौन कौन से मूव्स पॉसिबल हैं बोर्ड पर। तो अगर फर्स्ट प्लेयर है तो अगर मान लो चार ऑप्शंस हैं तो हमें चुनना है कि इन चारों में से कौन सा बेस्ट होगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमाइजेशन आएगा। सो जो मैक्सिमाइजिंग का एल्गोरिथम होता था वो क्या होता था, मैक्सिमाइजर है, चार ऑप्शन है, चारों में एक्सप्लोर करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जो सेकंड प्लेयर बनेगा वो मिनिमाइजर बन जाएगा। वो क्या करेगा, उनमें से जो से पॉसिबल ऑप्शन होंगे उनमें से मिनिमाइज का रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा। सो यहाँ क्या हो रहा है, ये सारे पॉसिबल ऑप्शन निकाल के देता है उस प्लेयर के लिए। अगर ऑप्शन जीरो आते हैं, ऑप्शन जीरो आते हैं तो एक्स और वाई मैंने बाय डिफॉल्ट क्या बोल दिया, -1 है। अब स्कोर वो होगा, तुम मैक्सिमाइजर थे, तुम कुछ नहीं चल पा रहे, तुमने बोला बोर्ड को नॉट इक्वल टू मैक्सिमाइजर टर्न करो और डमी एक्स डमी वाई भेज दो। बेसिकली तुम नहीं चल पा रहे, हो सकता है सेकंड वाला चल जाए। सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एक्स एंड वाई। तुमने बोला -1 है मेरी केस में तो, बट मैंने बोला कि यार हो सकता है सेकंड वाला चल जाए तो तुम्हारा नेगेटिव में स्कोर आ जाए। सो ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसके लिए हमने ऐसा कुछ करके भेज दिया। या उल्टा भी हो सकता है कि टू नहीं चल पा रहा लेकिन तुम्हारे पास वापस चाल आ जाए एंड तुम चल पाओ। ठीक है, सो दैट्स अ पॉसिबल मूव। नाउ ये मेन कॉन्सेप्ट है कि जो बेस्ट होता है, अभी कोई मूव नहीं चला, अभी हम एक्सप्लोर करेंगे हर एक मूव कौन सा बेस्ट है। तो अगर मैक्सिमाइजर टर्न होता है तो अभी बाय डिफॉल्ट हमने बेस्ट को माना इंट अंडरस्कोर मिनिमम, और अगर मिनिमाइजर टर्न होती है, बेसिकली मैक्सिमाइजर टर्न नहीं होती है, सो बेस्ट को मैंने माना इंट अंडरस्कोर मैक्स। सिंपल सा है। नाउ जौन जौन से पॉसिबल ऑप्शन से सारे एक्सप्लोर करने थे उनको हम पॉसिबल मूव कर रहे हैं।
उसका करंट एक्स करंट वाई निकाल रहे कि जहां पर हमें चलना है वो निकाला, हमने एक्चुअली मेक मूव कर दिया, हमने एक्चुअली बोर्ड पर करंट मूव एक्स करंट मूव वाई कर दिया, प्लेयर को बोल दिया। और यहाँ पर जो इस चेक था ना, ये जो मेक मूव करता था, ये इस चेक क्या करता था कि यार अगर चेक ट्रू आ रहा है तो बेसिकली चेक करना है बस, चल सकते हैं नहीं चल सकते, अगर इस चेक फॉल्स आ रहा है तो एक्चुअली चलना भी है, जो हमने यहाँ पर एक्चुअली बोर्ड पे चलाया भी था। सो जब ये चलाएगा यहाँ पर तो एक्चुअली ये न्यू बोर्ड अब मे का मूव करके जब मूव को चलने के बाद जो नया बोर्ड आएगा वो यहाँ की साइड रिटर्न कर देगा। अब नया बोर्ड आ गया, अब बोलेगा ये जो नेक्स्ट डमी एक्स डमी वाई है उनको भेज देगा, बोलेगा इसमें डमी एक्स डमी वाई ले आओ और नॉट इक्वल टू मैक्सिमाइजर 10 करके भेज दो। तो अगर तुम सेकंड प्लेयर थे तो फर्स्ट भेज दो, फर्स्ट प्लेयर थे तो सेकंड प्लेयर भेज दो। और इसमें हमने न्यू बोर्ड पास करा है, नया वाला बोर्ड पास करा है, चेंजेस के साथ होने वाला बोर्ड पास करा है। वो क्या लाके देगा, ये जो फाइंड नेक्स्ट स्टेप है ये रिकर्सिव फंक्शन है, अब ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे को स्कोर लाके देगा कि तेरे कॉरस्पॉन्डिंग स्कोर क्या आ रहा है ना। सो उल्टा करके स्कोर लाके देगा। अब अगर ये मैक्सिमाइजर की टर्न है, अगर मैक्सिमाइजर की टर्न है तो हम बेस्ट क्या चाहते हैं, यहां से कोई स्कोर आया, मान लो 30 आया, 40 आया, 20 आया, तो बेस्ट मेंटेन करेंगे बिकॉज सारे ऑप्शंस में से हमें बेस्ट ऑप्शन प्रेडिक्ट करना है। सो बेस्ट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ बेस्ट कॉमा स्कोर। अब अगर बेस्ट इक्वल टू स्कोर रहा होगा, इसका मतलब बेसिकली बेस्ट में स्कोर चेंज हुआ होगा। सो बेसिकली हम बोलेंगे कि जो एक्स और वाई है, जो हमारे रेफरेंस वाले वेरिएबल हैं, इसको हम बोलेंगे यार एक्स और वाई ना, ये जो करंट मूव एक्स और करंट मूव वाई थे, ये जो करंट ऑप्शन के लिए करंट मूव एक्स और करंट मूव वाई थे, उनसे अपडेट कर दे। और जब ये हो जाएगा तो उस न्यू बोर्ड को डिलीट कर देंगे, क्योंकि एक बार स्कोर निकल के आ गया, बोर्ड में चेंजेस करके ले आया, तो उस बोर्ड को उड़ा दो जिसमें वो बोर्ड में चेंजेस करके लाया था। फिर जब नेक्स्ट ऑप्शन एक्सप्लोर करेगा, अगेन उसके लिए करंट मूव एक्स करंट मूव वाई बनेगा, अगेन उसके लिए वो मूव चलेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्कोर प्रेडिक्ट करेगा। अगर उसका स्कोर और बेटर आया होगा तो बेस्ट अपडेट हो जाएगा, अगर नहीं आया होगा तो करंट मूव एक्स करंट मूव वाई पुराने वाले भी पॉइंट कर रहे होंगे, अदरवाइज जो एक्स मतलब बेसिकली एक्स और वाई पुराने वाले भी पॉइंट कर रहे होंगे। अगर स्कोर अपडेट हुआ होगा तो एक्स और वाई करंट मूव एक्स और करंट मूव वाई करेंगे। सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद हमारे पास एक्स और वाई के रेफरेंस में बेस्ट एक्स और वाई होंगे, और यहां पर से हम रिटर्न बेस्ट कर देंगे कि मेरा बेस्ट स्कोर क्या पॉसिबल है। दिस इज हाउ मिन मैक्स एल्गोरिथम इज अप्लाइड। सिंपल सा होता है, स्कोर निकाल के लाओ। यहां से तुम मैक्सिमाइजर थे, यहां पर तुमने बोला 4 ऑप्शंस है, तुमने मिनिमाइजर को बोल दिया ये मिनिमाइजर है, ये मिनिमाइजर है, ये मिनिमाइजर है, ये मिनिमाइजर है, ये मैक्सिमाइजर है, इससे ले आया मिनिमम स्कोर, इससे ले आया मिनिमम। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग इन चारों में से कौन सा बेस्ट स्कोर है वो तुम यहां से रिटर्न कर दोगे। अब यहां मिनिमाइजर था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 ऑप्शन थे, तो ये मैक्सिमाइजर होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो मिनिमम स्कोर है वो तुम यहां से रिटर्न कर दोगे। तो दैट इज हाउ दिस इज हैपनिंग, दिस इज हाउ सिंपल मिन मैक्स एल्गोरिथम वर्क्स ऑन ओथेलो। सिंपल से हमने सारे फंक्शन एक्सप्लोर कर रखे हैं, इन 3-4 फंक्शंस को अगर हम कोड कर लें तो आई थिंक हम आराम से समझ लेंगे। अब हम एक्चुअली कोड जो हमने रन करा हुआ है वो क्या लिया हुआ है, हमने 4x4 का बोर्ड लिया हुआ है। हमने ऐसा इसलिए लिया हुआ है क्योंकि 8x8 में ना ऑप्शंस एक्सप्लोरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, 8 डायरेक्शन मूव करना, सब जगह चेक करना, बिकॉज हर नेक्स्ट स्टेप फाइंड आउट करने के लिए तुम रिकर्सिव कॉल इतनी सारी करे जा रहे हो। सो 8 टू द पावर 8 बहुत सारी रिकर्सिव कॉल्स हो सकती हैं। सो इतने रिकर्सिव कॉल करने में हमें नहीं पता लग पाता, बहुत देर बाद रिजल्ट निकलता है। इफेक्टिवली इतनी कॉल्स करने पे तो वेट नहीं करा जाएगा। तो हमने क्या करा, छोटा बोर्ड ले लिया 4x4 का, उसकी वैल्यू शुरू में 0 से इनिशियलाइज कर दी एंड एक इनिशियल स्टेज दे दी। इनिशियल स्टेज क्या दी है, इनिशियल स्टेज ये दी है कि यार 4x4 का बोर्ड है एंड तेरी जो इनिशियल स्टेज है वो क्या है, ए एट 1-1 पे 1 है, ए एट 2-2 पे 1 है, ए एट 1-2 पे 2 है एंड एक ए एट 2-0 पे 2 है। सो अगर इनिशियल स्टेज ये होती तो हम क्या क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितने पॉसिबल मूव्स है वो सब देख लेंगे। बट इसका ऑप्शन क्या है कि फाइंड द नेक्स्ट स्टेप, कि कौन सा सबसे बढ़िया नेक्स्ट स्टेप है, ये फाइंड आउट करके ले आ और मेरे को प्रिंट करके दे दे। सो हम इसमें 2 चीजें प्रिंट कर रहे हैं। क्या चीजें प्रिंट कर रहे हैं, फाइंड नेक्स्ट स्टेप रिटर्न क्या करता था कि एक्चुअली स्कोर कितना होगा, और ये जो एक्स और वाई है ये एक्चुअली प्रिंट करते थे हम कि कहां पर हमें चलना चाहिए। सो इफ यू विल रन दिस, सो इसको अगर हम फटाफट से रन करें, सो ये हमारा आया। इसका आंसर देखो लास्ट में, ये हर स्टेज पे हम प्रिंट बोर्ड करे जा रहे हैं, तो इसका आंसर देखो लास्ट में, इसका आंसर क्या है 6। सो काउंट बेसिकली जो इवेल्युएट स्कोर हुआ है वो 6 है, और वो बोले 1,3 पे चलो। तो बेसिकली अगर इनिशियल स्टेज थी ऐसी 1 1 2 2, सो वो बोल रहा है 1,3 पे यहां पर चलो। अगर तुम ऐसा चलते हो तो तुम मैक्सिमाइजर हो, नेक्स्ट स्टेप ये लो तो तुम्हारा इवेल्युएट स्कोर जो होना है, अगर सारे के सारे ऑप्टिमाइज बोल रहे हैं तो 6 स्कोर होना है
एंड हमारा इवेलुएट बोर्ड का मतलब क्या होता था, काउंट ऑफ 1 माइनस काउंट ऑफ 2। तो काउंट ऑफ 1 माइनस काउंट ऑफ 2 तुम्हारे बेस्ट मैक्सिमाइजर रिजल्ट में वो कह रहा है 6 होंगे। तो ऐसा कुछ इवेलुएट कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप क्या लें हम। सो वैसे ही स्टेप है। ओके सो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस लगा सकते हैं। हम बोल सकते हैं इसको यार 2 1 पे 2 कर दे, है ना, ये इनिशियल स्टेज है। अगर अब हम प्रेडिक्ट करें तो बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, बेसिकली बहुत सारे पॉसिबल मूव्स होंगे। लेट्स सी कब आता है रिजल्ट। सो रिजल्ट आ गया, ये कह रहा है -8। सो बेसिकली कोई मैक्सिमाइजर भी चाह रहा है तो कहीं ना कहीं तुम हारने की स्टेज में हो, और वो कह रहा है 3,1 पे चलो। सो -8 इज द बेस्ट पॉसिबल स्कोर यू कैन गेट। सो दैट इज द मिन मैक्स एल्गोरिथम सेज, अगर दोनों प्लेयर ऑप्टिमली खेल रहे हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये काफी सारे रिजल्ट चेंजेस पे बहुत डिपेंड करता है। सो दैट इज हाउ दे आर डन। ठीक है, so, ऐसे हम मिन मैक्स एल्गोरिथम को एक्चुअली प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, ओथेलो, टिक टैक टो, बहुत सारे गेम्स पे हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, सो इस कोड को प्लीज खुद से करके देखना, मजा आएगा। गेम तो सीख ही जाओगे एंड साथ साथ गेम थ्योरी अप्लाई करना सीख जाओगे। ठीक है, सो काफी इंटरेस्टिंग है, आई थिंक हो जाना चाहिए। थैंक यू। हेलो। सो इस वीडियो में वी विल बी फोकसिंग ऑन ओथेलो। आई होप ओथेलो पहले खुद से ट्राई करा है तुमने एक्सप्लोर करने का, ठीक है, पढ़ के थोड़ा सा उसके बारे में 1-2 बार ट्राई करके ओथेलो को, ठीक है, गेम खेल के खुद से। नहीं करा है तो प्लीज़ खुद से करो, तभी हम सोच पाएंगे कि अगर हमें ओथेलो बनानी है तो हम कैसे बना रहे होंगे। चलो, सो लेट्स डिस्कस ओथेलो। सबसे पहले let's discuss what exactly Othello is and how do we play it. So it's a board game like tic-tac-toe. So यहाँ पे हमारे पास जो board है, that board is an 8x8 grid. So 8x8 का board है हमारे पास। 2-player game जैसे Othello थी। So 2 players white and black, ठीक है। दोनों players को टर्न मिलेंगे बोर्ड पे अपना अपना मूव चलने के। So सबसे पहले it's black's turn. So अगर यहाँ पे देखोगे तो out of all cells there are only few cells where black actually can make a move. So अगर मैं उन cells के ऊपर माउस ले जाऊँ तो दिखा रहा है कि यहाँ पे black can actually make a move, यहाँ पे black can actually make a move। यहाँ नहीं चल सकता, यहाँ पे भी नहीं चल सकता, यहाँ पे चल सकता है, यहाँ पे भी नहीं चल सकता, बट यहाँ पे चल सकता है। So मैं मूव सिर्फ और सिर्फ वैलिड सेल्स पे ही चल पाऊंगी। कैसे डिसाइड होगा कौन सा सेल मेरे लिए वैलिड है या नहीं, वो अभी डिस्कस करते हैं। लेट्स से ब्लैक मेक्स अ मूव हेयर। सपोज ब्लैक ने यहाँ मूव चला, ठीक है। तो अगर ब्लैक ने यहाँ मूव चला तो यहाँ पे ब्लैक सेल आ जाएगा, यहाँ पे ब्लैक ऑलरेडी है। तो 2 ब्लैक्स के बीच में जितने भी वाइट सेल्स ट्रैप्ड होंगे, वाइट पीसेस ट्रैप्ड होंगे, वो सारे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फाइनली ये भी ब्लैक हो जाएगा कन्वर्जन के बाद, ठीक है। और ये हम हर डायरेक्शन में चेक करेंगे। सो यहाँ मैंने मूव चला है उससे सारे डायरेक्शन में, तो टोटल 8 पॉसिबल डायरेक्शंस है। तो मैं हर 8 पॉसिबल डायरेक्शन में आई वांट टू फिगर आउट अ पैटर्न। क्या पैटर्न? देयर इज ब्लैक, देयर आर फ्यू वाइट्स इन बिटवीन एंड फाइनली देयर इज अ ब्लैक। अगर मुझे कहीं पे भी ऐसा पैटर्न मिलता है जहाँ पे ये ब्लैक वो सेल है जहाँ मैंने मूव चला है, तो मैं उन सारे वाइट्स को ब्लैक में कन्वर्ट कर दूंगी। सो हम ये काम कर रहे हैं। मैं किसी भी बोर्ड सेल पे मूव तभी चल पाऊंगी जहाँ मैं एटलीस्ट एक वाइट सेल को ब्लैक में कन्वर्ट कर पाऊँ, एंड वाइस वर्सा फॉर वाइट वाला प्लेयर मूव तब चल पाएगा जब वो एटलीस्ट एक ब्लैक सेल को वाइट में कन्वर्ट कर पाए। सो दैट मीन्स अगर if it's black's turn and I try placing my cursor here, तो क्या मैं यहाँ मूव चल सकती हूँ? नहीं। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि यहाँ से ये पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, किसी भी डायरेक्शन में मुझे ये पैटर्न नहीं मिल रहा। कौन सा पैटर्न? ब्लैक, सर्टेन वाइट्स एंड देन ब्लैक। ये पैटर्न नहीं है तो मैं मूव नहीं चल सकती। और किसी भी डायरेक्शन में एक भी कन्वर्जन फीजिबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे मूव हम नहीं चल सकते। सिमिलरली इफ आई ट्राई कि मैं यहाँ मूव चल सकती हूँ, क्या यहाँ पे भी नहीं चल सकते।
क्यों? क्योंकि सेम यहाँ मूव चल सकती हूँ क्या? यहाँ पे हम ब्लैक का मूव चल सकते हैं। क्यों ब्लैक का मूव चल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन पॉसिबल है। सो इफ आई प्लेस अ ब्लैक हेयर, तो ब्लैक वाइट ब्लैक मिल गया पैटर्न, कन्वर्ट कर पाओगे। क्या यहाँ चल सकती हूँ ब्लैक? नहीं, इन दोनों ब्लैक्स के बीच में एक भी वाइट नहीं है जो कन्वर्ट हो, तो यहाँ नहीं चल सकती। सो बेसिकली उस बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम कहाँ पे मूव चल सकते हैं और कौन से सेल पे मूव नहीं चल सकते। सो इफ आई हवर, इट शोज यहाँ कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। सो लेट्स से हमने यहाँ मूव चला, सो ये ब्लैक कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली व्हाइट प्लेड इट्स टर्न, व्हाइट ने इस ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया। अब कहाँ चल सकते हैं? यहाँ चल सकते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर हम यहाँ पे मूव चलने वाले हैं इस सेल पे ब्लैक, लेट्स से, तो अगर इस सेल पे मैं ब्लैक चलती हूँ, तो अब मुझे इस सेल से सारे डायरेक्शंस में चेक करना है। हर डायरेक्शन में मैं पैटर्न ढूंढने का ट्राई करूंगी। कैसा पैटर्न? ब्लैक, सम वाइट्स एंड देन ब्लैक। इस डायरेक्शन में जाऊं डाउन, तो ब्लैक फिर वाइट फिर ब्लैक मिल गया, ये वाइट कन्वर्ट हो जाएगा। डायगनली इस डायरेक्शन में जाऊं, ब्लैक फिर वाइट फिर ब्लैक मिल गया, ये वाइट भी कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी और किसी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ ब्लैक प्लेस करके मैं 2 सेल्स कन्वर्ट कर पा रही हूँ, 2 वाइट्स को कन्वर्ट कर पा रही हूँ। दैट मीन्स मैं यहाँ मूव चल सकती हूँ। और यहाँ अगर ब्लैक चले तो, यहाँ अगर ब्लैक चले तो सिर्फ एक ही कन्वर्जन होगा, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। ना डायगनली जा पाओगे, ना इधर जा पाओगे, ना इधर कोई कन्वर्जन है, सो कोई कन्वर्जन नहीं होगा। अगर यहाँ चले तो, यहाँ चलते हैं तो हम इस वाइट को और इस वाइट को, दोनों वाइट्स को कन्वर्ट कर पाएंगे एंड सो ऑन। सो दैट मीन्स हमें क्या करना है, जहाँ पे भी मूव चल रहे हैं उससे हर पॉसिबल डायरेक्शन में चेक करना है पैटर्न मिलता है या नहीं। जहाँ जहाँ पैटर्न मिलता है वहाँ वहाँ हम कन्वर्जन्स कर देंगे। सो वहाँ वहाँ हम ट्राई करें। अगर किसी भी डायरेक्शन में एक भी कन्वर्जन नहीं हो रहा तो उस सेल पे मैं ब्लैक पीस नहीं प्लेस कर सकती, सो वहाँ पे हम प्लेस नहीं कर पाएंगे। सो सपोज इस केस में if I place a black, I can place a black here. So if I place a black here, so ये दोनों convert हो गए। Finally whites, it was white's turn, so white made a move. अब black की बारी है, मैं यहाँ चल सकती हूँ, यहाँ पे भी चल सकती हूँ, यहाँ पे भी चल सकती हूँ। So up to you basically where you want to put up a mark, and the process will continue. So अगर मैं यहाँ चलती हूँ, so if I pause, if I place a black here, I'll convert this, I'll convert this. सो ये दोनों कन्वर्जन्स हो जाएंगे। सिमिलरली सारे मूव्स हैं और हम फिगर आउट कर रहे होंगे कि कौन सा वाला प्लेस हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। सो दिस बेसिकली इज द आइडिया अराउंड ओथेलो। फाइनली अगर कोई भी प्लेयर, या तो पूरा बोर्ड फिल हो चुका है, सारे पीसेस भर चुके हैं, तो हम विनर कैसे डिसाइड करेंगे? जिस भी ब्लैक या वाइट में से जिसके भी ज़्यादा पीसेस उस टाइम पे बोर्ड पे प्लेस्ड होंगे वो विनर होगा। या फिर ना, अगर ब्लैक मूव नहीं चल पा रहा, ब्लैक के लिए बोर्ड में कोई भी सेल ऐसा नहीं है जहां वो मूव चल पाए, तो टर्न वाइट को ट्रांसफर हो जाएगा। ब्लैक और वाइट दोनों ही नहीं चल पा रहे तो हम फंस गए। तो अगर हम फंस गए तो भी हम कंक्लूड कैसे करेंगे? जिस भी प्लेयर के ज्यादा पीसेस उस टाइम पे बोर्ड पे होंगे वो प्लेयर विनर प्लेयर होगा। सो वो विनिंग कंडीशन में होगा, ठीक है। सो आई होप ओथेलो का लॉजिक क्लियर है। नाउ लेट्स डिस्कस। सो देख तो लिया ही हमने कि व्हाट एग्जैक्टली ओथेलो इज। नाउ लेट्स डिस्कस ओथेलो बनानी है तो हम कैसे क्रिएट कर रहे होंगे। आई थिंक जैसे टिक टैक टू में, टिक टैक टू रिवॉल्व्ड अराउंड प्लेयर, बोर्ड, मैनेजर, राइट। सिमिलरली ओथेलो में भी यही होगा, प्लेयर, बोर्ड, मैनेजर। प्लेयर क्लास विल बी मोर और लेस सिमिलर। सो जैसे वहाँ पे थी एग्जैक्टली यहाँ पे, दिस टाइम बोर्ड विल बी 8x8 ग्रिड। टिक टैक टू में हमने कैरेक्टर एरे लिया था, कैरेक्टर का मैट्रिक्स लिया था। यहाँ पे आई एम जस्ट टेकिंग इंट, कैरेक्टर भी ले सकते हो, अप टू यू, अप टू यू। आई एम जस्ट टेकिंग इंट। लेट्स से 1 is for black, 2 is for white। तो इनिशियली हमारे पास 8x8 का ग्रिड होगा। दिस इज नॉट एग्जैक्टली 8x8, इट्स ओके, वील हैव एन 8x8 ग्रिड, ठीक है। सो 8x8 का ग्रिड होगा। कुछ सेल्स ऑलरेडी फिल होंगे। कौन कौन से सेल? ये 4 सेल ऑलरेडी फिल होते हैं। सो इफ आई रीसेट ओथेलो, तो ये 4 सेल ओथेलो में ऑलरेडी फिल थे।
सो इनिशियल बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, तो हमें वो इनिशियल बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर देना चाहिए. सो ये जो सेल्स थे, if I number them 0 1 2 3 4 5 6 7, similarly 0 1 1 2 3 4 5 6 7, 3 क्रॉस 3 पे वाइट, 3 4 पे ब्लैक, 4 3 पे ब्लैक, 4 4 पे वाइट. तो इनिशियली हमें 3 3 पे वाइट, 3 4 पे ब्लैक, ब्लैक वाइट, ऐसा बोर्ड सेटअप कर देना चाहिए. ये बोर्ड सेटअप है, उसके बाद हम मूव चल रहे होंगे, राइट. सो ये बेसिक आइडिया है. हमें टॉप डाउन अप्रोच से सोचना चाहिए, मैनेजर के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, एंड जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम ऐड ऑन करते जाएंगे. अब तुम्हारा टास्क है ओथेलो बनाना. तो ओथेलो बनाने में एक्चुअली सबसे मेजर फंक्शन इज दिस फंक्शन, हाउ टू एक्चुअली मेक अ मूव इन ओथेलो. सो एक मूव चलने का काम, एक मूव चलने के काम में हमें क्या क्या करना होगा. हमें कोई मूव चलना है, लेट्स से मैंने बोला कि मुझे x, y इस सेल पे मूव चलना है. तो ये जो मूव फंक्शन हम बनाने वाले हैं, ये मूव फंक्शन कुछ ऐसा होगा. लेट्स से द मूव रिटर्न्स अ बूलियन. ट्रू अगर हम ये मूव चल पा रहे हैं, फॉल्स अगर यहाँ पे इस सेल पे एक्स वाई पे हम मूव नहीं चल पा रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है नहीं चल पाए, तो ट्रू या फॉल्स. सिंबल, कौन सा प्लेयर मूव चलना चाहता है, राइट. एक्स वाई, कौन से एक्स वाई पे मूव चलना चाहता है. सो मूव फंक्शन का काम क्या है, मूव फंक्शन का ये काम है बताना कि इस एक्स वाई सेल पे मैं मूव चल सकती हूँ या नहीं. अगर चल सकती हूँ, अगर ट्रू है, देन मेक चेंजेस. Make all changes. By make all changes I mean, let's say I am the player, black player, and I made a move at xy. It was possible. तो जो बोर्ड में जितने भी वाइट्स कन्वर्ट होने का काम करना है, वो सारे वाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करने का काम भी करके देगा ये मूव फंक्शन. तो मूव फंक्शन पहला तो ये बता रहा है मूव चल सकते हो या नहीं. अगर चल सकते हो तो मूव चल देगा, और सारे जो चेंजेस है, सारे वाइट को ब्लैक कन्वर्ट करने का वो कर देगा. तो ये मूव फंक्शन का टारगेट है. तो अब हमें सोचना चाहिए कि ये मूव फंक्शन को हम कैसे बना रहे होंगे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. सो ये मूव फंक्शन बन जाएगा, ट्रस्ट मी, हम ओथेलो काफ़ी इजीली रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट कर पाएंगे. 50% ऑफ लोड हमारा काफ़ी हल्का हो जाएगा. चलो मूव फंक्शन के बारे में सोचते हैं. सो अगर मुझे मूव डिसाइड करना है, सिंबल एक्स वाई, राइट, and obviously a boolean. मूव फंक्शन है. ओथेलो बोर्ड पे आते हैं. So 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 and 7. ठीक है. सो एक 8x8 बोर्ड बना लिया हमने. अब एक काम करते हैं, इस 8x8 बोर्ड में इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन तो सेटअप होगा ही. इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वाइट ब्लैक, ब्लैक वाइट, ये कॉन्फ़िगरेशन है, राइट. लेट्स से मैंने किसी एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे बोला, यहाँ पे है एक्स वाई सपोज मुझे, और लेट्स से दैट एक्स वाई इज दिस, कि मुझे इस सेल पे अपना मूव प्लेस करना है. मुझे से यहाँ पे इस एक्स वाई सेल पे मुझे मूव चलना है, राइट. एंड कौन सी प्लेयर हूँ मैं. सो लेट्स से ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है एज पर आवर सेटअप. सो इसके प्लेयर के अकॉर्डिंग, और लेट्स चेंज इट अ बिट. लेट्स से आई एम इन अ स्टेट ऑफ गेम वेयर द कॉन्फ़िगरेशन इज समथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ है, सपोज ऐसा कुछ है, ठीक है. गेम प्ले स्टार्ट हो चुकी है और ऐसी कोई सी कॉन्फ़िगरेशन पे हूँ. एक्स वाई पे एज अ ब्लैक मुझे मूव चलना है. तो यहाँ पे मूव चल सकती हूँ या नहीं चल सकती हूँ, ये डिसाइड करने के लिए मुझे हर डायरेक्शन में जाके एक्सप्लोर करना होगा. पैटर्न ढूंढना होगा. क्या पैटर्न ढूंढना होगा. ब्लैक वाइट वाइट ब्लैक, और जितने भी वाइट्स होंगे बीच में, मुझे ये पैटर्न ढूंढना होगा. मतलब मुझे इस सेल से ट्रैवल करना स्टार्ट करना चाहिए. पहले राइट में, लेफ्ट में, टॉप डाउन, राइट
डायगनली हर डायरेक्शन में हमें जाके देखने का ट्राई करना चाहिए, राइट। सो हमें ये काम करना है, 8 डायरेक्शंस, 8 डायरेक्शंस को हमें एक्सप्लोर करना है। कब तक किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे? जब तक जो इंडेक्सेस है वो वैलिड है। इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाऊंगी तो एक स्टेज पे इस डायरेक्शन में किस तरह से बढ़ रहे हैं, 1 2 0 2 -1 2 -1 तो बाहर हो गया बोर्ड के, तो तब तक आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हम बोर्ड के रेंज के अंदर है, ठीक है। तो हमें 8 डायरेक्शन में एक्सप्लोर करना है, हर डायरेक्शन में ट्रैवल करने के लिए एक फॉर लूप। तो इसका मतलब अगर 8 डायरेक्शन में जाना है तो 8 फॉर लूप्स, सो 8 फॉर लूप्स लिखने होंगे। हम क्या बैठ के 8 फॉर लूप्स लिख रहे होंगे? नहीं, आई थिंक हम इसको बेटर वे से सोच सकते हैं। 8 फॉर लूप्स लिखने की बजाय वी कैन जस्ट डू अ स्मॉल ऑप्टिमाइजेशन। सी अल्टीमेटली हर डायरेक्शन में जाने का काम क्या है? एक डायरेक्शन पिक करो और ट्रैवल करते रहो। कब तक? जब तक या तो खाली नहीं, स्पेस नहीं मिल जाता, खाली नहीं है, ठीक है, या फिर उस पर कोई सेल है, कुछ ऑक्यूपाइड है, तो ऑपोजिट हो। मतलब इस डायरेक्शन में मूव करने का फायदा तभी है जब अगर मैं ब्लैक प्लेयर हूं तो मुझे कुछ वाइट मिलते जा रहे हैं, राइट। जैसे ही मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते बढ़ते ब्लैक मिल गया, इसका मतलब पहले ब्लैक था, एंड में ब्लैक मिल गया, बीच के वाइट्स को कन्वर्ट करना है, राइट। यही डिसीजन लेना है। तो किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लेट्स से खाली है, इस डायरेक्शन में एक्स वाई से एक नीचे आऊंगी एंड आई विल चेक कि ये सेल क्या ऑक्यूपाइड है, नहीं खाली है। उसके बाद चाहे वाइट पड़ा भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कंटिन्यूअस चेंज चाहिए, ब्लैक वाइट एंड फाइनली ब्लैक, ये कंटिन्यूअस चेंज चाहिए, बीच में एक भी सेल खाली नहीं होना चाहिए। तो अगर खाली है तो भी हम रुक जाएंगे, तो हमें और काम नहीं करना, तो हम अपना पैटर्न सर्च करेंगे। हमें हर डायरेक्शन में जाके पैटर्न सर्च करना है और अपना काम करना है, ठीक है। सो अब लेट्स फिगर आउट कि ये जो 8 डायरेक्शंस में ट्रैवल करने का काम है, वो 8 डायरेक्शंस में ट्रैवल करने का काम हम कैसे कर रहे होंगे। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाती हूँ, ठीक है, सो 2 2 से 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6। अगर इस डायरेक्शन में जाती हूँ, आई शुड यूज लेट्स से ऑरेंज, इस डायरेक्शन में जाती हूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आएगा? कोई नहीं, 0 है, 0 ही रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट कितने कितने वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है? +1, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाती हूँ तो 0 1, राइट। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, ये वो डायरेक्शन है जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो सबसे पहले 2 2, फिर 3 3, राइट, फिर 4 4, इस डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे। तो इस डायरेक्शन में x is changing by 1, x means row number, y is also changing by 1, y means column number. So row number और column number दोनों 1 से change हो रहे हैं, right? So यहाँ पे 1 1 से change हो रहे हैं, यहाँ पे 0 1 से change हो रहे हैं। इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, अगर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो रो नंबर और कॉलम नंबर में क्या चेंज है? 2 2 से 2 3, 2 2 से 3 2, 4 2, 5 2, 6 2, राइट। तो इसका मतलब कॉलम नंबर तो चेंज नहीं हो रहा, बट रो नंबर चेंज हो रहा है और 1 से चेंज हो रहा है, सो 1 0, राइट। इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो 2 2 से हम कहाँ जाएंगे? 3 1 पे, फिर 4 0 पे। दैट मीन्स रो नंबर 1 से बढ़ रहा है, कॉलम नंबर 1 से कम हो रहा है, तो 1 -1। इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो हम 2 1 2 0, रो नंबर इज फिक्स, कॉलम नंबर इज डिक्रीजिंग बाय 1। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पीछे जा रहे हैं, 2 2 से 1 1 0 0, बोथ रो नंबर एंड कॉलम नंबर आर डिक्रीजिंग बाय 1। इफ आई ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन, अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो 2 2 से 1 2 0 2, दैट मीन्स रो नंबर is decreasing by 1, column number stays the same। बस एक लास्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे हम तो 1 3 and 0 4, that means row number is decreased by 1, column number is increasing by 1। ये प्रोसेस है। हर डायरेक्शन में जो स्टेप है, एक एक स्टेप लेने का प्रोसेस क्या है, सो वो हम ऐसे लिख लेते हैं। लेट्स से x के स्टेप्स एक एरे में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए x में चेंजेस क्या है? -1, फिर नेक्स्ट टाइम -1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर -1, राइट। यही है y स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप वैल्यूज फॉर y इन डिफरेंट डायरेक्शंस। -1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1,
0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0, -1, -1, -1, राइट, यही है। सो ये डिफरेंट स्टेप्स है। ये एक डायरेक्शन है, -1 0, -1 1 दूसरी डायरेक्शन है, 0 1 एक डायरेक्शन, 1 1 एक डायरेक्शन, राइट। तो हम एक काम करते हैं, 2 एरेज रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें एक डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, तो उस डायरेक्शन में ट्रैवल करने के लिए हम एक फॉर लूप लगा के ट्रैवल कर सकते हैं। i = 0 से x स्टेप और x डायरेक्शन डॉट लेंथ, इस एरे के लेंथ तक, बस इस एरे में ट्रैवल करो। और लेट्स से इसको डायरेक्शन का नाम देते हैं, स्टेप नहीं बोलते इसे, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन। सो x डायरेक्शन डॉट लेंथ तक करंटली एक एक करके एक एक डायरेक्शन पिक करेंगे। लेट्स से मैंने -1 0 पिक कर लिया, तो अगर -1 0 का डायरेक्शन पिक कर लिया तो उस पॉइंट पे x के स्टेप वैल्यू क्या होगी, x की स्टेप वैल्यू विल बी -1, y की स्टेप वैल्यू विल बी 0। ये मुझे मिले कैसे, ये मुझे ऐसे मिले, x डायरेक्शन एरे के ith इंडेक्स पे और y डायरेक्शन एरे के भी ith इंडेक्स पे, ये मुझे एक डायरेक्शन दे देगा। अब इस डायरेक्शन में ट्रैवल करो, ऑब्वियसली उसके लिए हमें लूप लिखना होगा और फिगर आउट करो कि चेंजेस करने हैं या नहीं। सो ये लूप 8 टाइम्स रन करेगा, तो हम 8 डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रहे होंगे। What did we save? We just save the effort required for writing 8 separate for loops. So अलग अलग 8 for loop लिखने की बजाय एक ही for loop को रन करते हैं 8 टाइम्स, जो हर बार मुझे एक डायरेक्शन पिक कर देगा। किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कब करना है, जब हमें ये पैटर्न मिल जाए और उसके बाद हमें कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस करने हैं। सो दिस बेसिकली इज योर टास्क। अगर समझ आ गया है तो नाउ इट्स टाइम कि हम मूव फंक्शन को कोड करें। अगर नहीं है क्लैरिटी, प्लीज़ एक बार दोबारा से वीडियो देखो, एक बार दोबारा से खुद से सोचो कि अगर हमें चेंजेस करने हैं तो हम कर कैसे रहे होंगे, एंड देन यू विल गेट द क्लैरिटी। ठीक है, थैंक यू।